नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका द जेसी शो में। भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई दौर आए, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है वो सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रह सकती है। दोनों के रिश्तों के बीच में दिल, दोस्ती और डील वाला संगम नजर आता है। एक बार फिर से जब बाइडेन का दौर आया डोनाल्ड ट्रंप के बाद, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर से आने के बाद अपने डियर फ्रेंड मोदी के लिए वो बाहें खोलकर खड़े हुए हैं। ऐसे में दोनों के बीच रिश्ते कैसे भारत और अमेरिका के संबंधों को और ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, आज इसी पर करेंगे चर्चा द जेसी शो में। तो सर, पहला सवाल, हाउ डू यू डिफाइन पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन मोदी एंड ट्रंप, और आने वाले समय में दोनों महाशक्तियों के रिश्ते कैसे होंगे? I think it's going to be an excellent relationship. A smart Modi knows how to handle Trump. In fact, they are made for each other. They are natural allies. They have basic liking for each other. And Trump also knows if he is to succeed on international platform, Modi's active support is mandatory for him. So in totality, I can conclude that this duo, this relationship is going to be a super hit global formula in the coming days, which is going to have a major impact on geopolitics and economy of the world. This is all. Right. सर, अपने ये शपथ ग्रहण के दिन ट्रंप ने आखिर कौन सी वो 5 बड़ी घोषणाएं हैं जो की है आपके हिसाब से? घोषणाएं तो उन्होंने 7-8 करी हैं, लेकिन 4-5 हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। सबसे पहले उनकी घोषणा है नो एंट्री, यूएसए इज क्लोज्ड, अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी जो हैं इनको बाहर निकालो, उसी का पार्ट है। फिर उन्होंने कहा कि H-1B वीज़ा जो हमारे सामने हैं। फिर उन्होंने कहा कि नो सिटीजनशिप बाय बर्थ, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही जो है। और फिर उन्होंने टैरिफ कंसेशंस की बात कही है। फिर मैक्सिको बॉर्डर पे दीवार खड़ी करने की बात कही है वहाँ पे, ताकि अवैध लोग वहाँ से आ नहीं सकें। फिर मैक्सिको जो गल्फ़ है उसका नाम चेंज करने की बात कही है, अमेरिकन गल्फ़ ऑफ करने की बात है उसके अंदर जो है। फिर क्या है कि WHO हट गए उससे, पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से हट गए उसके पीछे जो है। और कुछ और ऐसी बड़ी घोषणाएँ करी जिनका बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि लॉन्ग स्टैंडिंग इम्पैक्ट जो है पूरे संसार में आने वाला है। ये उनकी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं जो मैंने आपसे कहा। सर, जब चुनाव थे अमेरिका में, उस समय डोनाल्ड ट्रंप की इमेज थी एक कन्विक्टेड पर्सन की या एक खलनायक की, फिर भी इतने बड़े मार्जिन से जीत गए। सबसे बड़ी बात है भाग्य, जन्मपत्री। वो एक गोली क्या चली, ट्रंप की तकदीर बदल गई उससे। क्या सहानुभूति की वेव चली। आप ठीक कह रही हैं कि इससे पहले खलनायक की इमेज थी, सभी प्रकार के मुकदमों में कन्विक्ट, एक हारे व्यक्ति की तरह, थके व्यक्ति की तरह 78-79 की उम्र में चलते हुए ट्रंप जो है। और पूरे देश में जो सामने महिला थी उनके पक्ष में माहौल, शेयर मार्केट उनके पक्ष में, ओपिनियन पोल्स उनके पक्ष में, अचानक गोली चली और सब कुछ बदल गया, ऐसा मेरा मानना है। और सबसे बड़ी बात यह है वो धुन के पक्के हैं। अमेरिकन एक बात से प्रभावित हैं कि इनका पिछला कार्यकाल था तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि कई काम थे मैं जो पूरे नहीं कर पाया। जैसे उन्होंने कहा कि अवैध लोगों को नहीं रोक पाया, मैं बॉर्डर्स को सील नहीं कर पाया। लोगों ने कहा चलो एक मौका और देते हैं, ये भाव था उसमें। और फिर को पोलराइजेशन हुआ, मेल वर्सेस फीमेल, इस तरह से कई फैक्टर हुए, लेकिन बेसिक फैक्टर था सहानुभूति का। उस एक गोली ने सारा कुछ बदल दिया और हारते हारते ट्रंप जो है ना जीत गए, और इतनी बुरी तरह से जीते कि सभी जगह और भारी बहुमत से जीते। ये जन्मपत्री और भाग्य का खेल है। सर, फिर एक सवाल ये भी आता है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में आखिर क्या क्या समानताएं हैं? उनके बीच में सबसे बड़ी समानता ये है कि दोनों अपने अपने देशों में बेहद लोकप्रिय हैं और दोनों की मल्टी करोड़ पोलराइज कॉन्स्टिट्यूंसी है अपने अपने देश में। हम यूँ कह सकते हैं कि मोदी इज़ ए इंडियन नेशनलिस्ट, भारतीय राष्ट्रवादी, और ट्रंप जो है अमेरिकन राष्ट्रवादी। इसको इस तरह से हम इस बात को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी समानता इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक जैसी है। इनका कहना यह है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बिना पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। तो नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी है इंडिया फर्स्ट, विकसित भारत 2047। उनकी है वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,
और आप कह सकते हैं अमेरिका फर्स्ट। तो ये बहुत बड़ी जो समानता है वो उन दोनों के बीच है। फिर एक दूसरी समानता ये कि दोनों ही जो है लोकल भाषण देने में और प्राइम टाइम जो शोज़ में अट्रैक्ट करते हैं पब्लिक को, उसमें दोनों को जो है महारत हासिल है। दोनों ही जो है चौंकाने वाले फैसले करने में माहिर हैं और दोनों ही आज देखा जाए तो उदारवादी दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोनों पर ईश्वर की कृपा है। नरेंद्र मोदी के बारे में तो कहा ही जाता है कि ईश्वर ने खास मकसद से, खास अधिकारों के साथ, खास आशीर्वाद के साथ भारत भेजा उन्हें मैंडेट पूरा करने के लिए, जो भाजपा का हो या आरएसएस का हो, या ईश्वर ने भेजा उन्हें। और ट्रंप का आप देखते हैं क्या गोली लगी, मरते मरते बाल बाल बचे, ईश्वर की कृपा। तो एक फैक्टर इन दोनों के बीच में कॉमन है जो इनको विजय श्री दिलाता है या विजय पथ की ओर इनको अग्रसर करता है। तो ब्रॉडली आई थिंक दीज आर द कॉमन एरियाज विद दे शेयर। सर एक सवाल ये भी है कि और क्या क्या असमानताएं या फिर अंतर विरोध है मोदी और ट्रंप की कार्यशैली में? सबसे बड़ा अंतर विरोध और असमानता या डिफरेंस है वो ये है कि ट्रंप इज़ ए कन्विक्ट एंड कंट्रोवर्शियल। ट्रंप के जीवन में, उनकी राजनीति में शुचिता का कोई स्थान नहीं है। उनके जीवन में कूटनीतिक शिष्टाचार, विनम्रता का कोई स्थान नहीं है। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी की सारी राजनीति आदर्श, सच्चाई, ईमानदारी और मूल्यों पर आधारित है। ये आपने देखा होगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहिए, डिफरेंस ऑफ फंक्शनिंग कहिए, इन दोनों नेताओं के बीच में ये है। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी भाजपा के भीतर से उठे हैं, एक ग्रास रूट कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुँचे हैं। गरीबी देखी है, दुख देखा है, रेलवे स्टेशन पर चाय तक बेची, जीवन की सच्चाई को बहुत करीब से देखा है। ट्रंप की एंट्री पैराशूट से हुई है, गोल्डन स्पून के साथ उनकी एंट्री हुई है। तो एक बेसिक डिफरेंस दोनों के भीतर जो है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। दोनों ही चौंकाने वाले फैसले करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के फैसले जो हैं, जो राजनीतिक मर्यादा है उसकी लक्ष्मण रेखा के भीतर होते हैं। ट्रंप क्या उस लक्ष्मण रेखा को हमेशा तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं उनकी वर्किंग में, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के बारे में, उनकी इमेज के बारे में और उनके पॉलिटिकल एजेंडा के बारे में। ट्रंप को जब देखो आप धमकाने का काम करते हैं, हर मुद्दे को गरमाए रखने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी क्या बहुत सूझबूझ से और दूरदर्शिता से लॉन्ग रन सोच के काम करते हैं। और ट्रंप का जो वर्किंग है बहुत टेम्परामेंटल है, क्षणिक है, बार बार फैसले बदलने की आदत है। नरेंद्र मोदी एक स्थायी फैसला करते हैं, सुलझी हुई सोच और ठहरे हुए मस्तिष्क के साथ नरेंद्र मोदी फैसला करते हैं। तो एक जो मेंटल स्टेबिलिटी है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन दोनों के बीच में। ये डिफरेंस है, मोदी के फेवर में फैक्टर जाता है। राइट सर, ट्रंप और मोदी के बीच हुए फोन कॉल में आखिरकार किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस फोन कॉल का जो मैसेज आया वो अमेरिका से किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया, खुद राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी बात हुई नरेंद्र मोदी से, लंबी बात हुई, हमने सभी मुद्दों पे बात हुई और वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। और साथ में एक राष्ट्रपति घोषणा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं यहाँ, संभवतः फरवरी में यहाँ आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इट्स ए मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द कंट्री, मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरा, उन्होंने पूछा लोगों ने भी क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वी डिस्कस एवरीथिंग जो है। और प्रिसाइजली मैं ऐसा मानता हूँ ट्रंप का दिमाग एक ही बात में चल रहा है खाली। उनको ऐसा लगता है जितने बायलैटरल डील्स हैं वर्ल्ड में सारे देशों के साथ, वो अनफेयर हैं, उनके साथ में फेयर नहीं है। उनका एक ही काम है, उनको फेयर करना है मुझे। तो उन्होंने मोदी से ज़रूर ये कहा होगा कि हम ऐसा करें कि वी शुड हैव फेयर बायलैटरल डील्स जिसे कहते हैं, और डिफेंस में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, और फिर कुछ ऐसी बातें हुई होगी जाके। कुल मिला के एक बहुत अच्छा कॉल था जिससे नरेंद्र मोदी की हैसियत का पता चलता है ट्रंप के सिस्टम में जो है। और जब बधाई का कॉल था तो उस दिन भी आप देखिए नरेंद्र मोदी केवल उन 3 लोगों में थे संसार में जिनका कॉल ट्रंप ने उस दिन लिया था। 150 कॉल में ट्रंप ने 3 कॉल लिए, उसमें एक कॉल नरेंद्र मोदी का था। तो बेसिकली ये सब जो है। सर, अब उत्सुकता बनी हुई है जो आगे नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है अमेरिका का। तो आपको क्या लगता है कि किन किन मुद्दों पर दोनों की बातचीत हो सकती है? वो क्या मुद्दे होंगे? खास तौर पे पहली यात्रा होगी तो कैसा? और दूसरी बड़ी बात है कि ये भी चर्चा है कि उस दौरे में वो फ्रांस भी जा सकते हैं। फ्रांस का सवाल तो ऐसा है कि 10 या 11 को फ्रांस जाने का कुछ था इस तरह का। अब मुझे लगता नहीं कि 10-11 को अमेरिका की यात्रा बन रही है, ऐसा लग नहीं रहा अभी जो है। तो लगता है फ्रांस तो अलग से ही जाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी वहाँ से इन्विटेशन जो वर्कआउट होंगे डिटेल्स उसके हिसाब से उसके बाद में जाएंगे। और एजेंडा की जो बात कह रहे हैं आप, जब भी अमेरिका जाएंगे ट्रंप के साथ बैठेंगे, तो बेसिक एजेंडा जो है ना वो मैंने आपसे कहा है कि उनको ये लगता है कि हमारे रिश्ते जो है ना वो फेयर होने चाहिए और जितनी डील्स है वो अमेरिका के फेवर में होनी चाहिए। तो आपसे क्या है, हथियारों की मांग कर सकते हैं कि आप हथियार ले रहे हैं रशिया से, कंट्री से, आप मुझसे ज़्यादा लीजिए। तेल आप उनसे ले रहे हैं, कुछ हमसे लीजिए। और बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है
वो ये मांग सकते हैं ट्रम्प की मुझे कुछ कंसेशंस चाहिए टैरिफ के अंदर, तो नरेंद्र मोदी भी कह सकते हैं कि मुझे कुछ कंसेशंस चाहिए। लेकिन छोटी बात तो नरेंद्र मोदी ख़राब करेंगे नहीं, और विश्लेषकों का कहना है कि ट्रम्प जो कुछ मांगेंगे मोदी से, और सब कुछ तो नहीं मिलेगा लेकिन काफ़ी कुछ मिलेगा। अब सवाल है कि मोदी क्या चाहते हैं। मोदी वही चाहते हैं सेम टैरिफ कंसेशन, और सबसे बड़ी बात यह है एक स्ट्रैटेजिक डिपेंडेबल रिलायबल पार्टनरशिप वो अमेरिका के साथ चाहते हैं जो है। बाकी सब रूटीन डिस्कशंस होंगे, एग्रीकल्चर हुआ आपका, दूसरे सेक्टर हेल्थ है, एजुकेशन, इन सब पे डिस्कशंस होते हैं। लेकिन बेसिक थीम ये है कि लेट्स रेक्टिफाई आवर ऑल बायलैटरल डील्स टू म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल ट्रस्ट, जिसमें हम दोनों पैसे कमाएं, एक पार्टी नहीं हो, और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, संतुलन है, जो बैलेंस है, जो आज अमेरिका के खिलाफ है, उसको हम कैसे ठीक करें। मोटे मोटे तौर पे ये सब बातें उस डिस्कशन में आने वाली हैं। लेकिन पूरे संसार की निगाहें इस डिस्कशन पे हैं, इस मीटिंग पे हैं कि क्या निकल के आता है, और किस तरह से इस मीटिंग के बाद एक जिसे कहना चाहिए कि टेम्परामेंटल ट्रम्प के साथ मीटिंग करके कैसे बाहर मुस्कुराते हुए नरेंद्र मोदी आते हैं, ये दृश्य देखने के लिए भारत में उत्सुकता है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी में अमेरिका में यात्रा होने वाली है, क्या इसके रिस्पॉन्स में डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं? आ सकते हैं, ऐसी चर्चा है कि अप्रैल मई में प्रोग्राम बन सकता है। उनको चाइना भी जाना है और हो सकता है दोनों यात्राएं क्लब करके आ सकते हैं, लेकिन आने की प्रबल संभावना है। और मेरा ऐसा मानना है जो नरेंद्र मोदी जाएंगे, और जिसे हम कहते हैं नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जो झूम के बोलता है वहाँ पे, खासकर ट्रम्प पे बोलता है। मैंने पहले देखा ना, इन सालों में देखा आपने, 2020 में देखा आपने, 19 में देखा आपने जो है, तो जाएंगे तो लगता है मुझे उसी दिन घोषणा होगी शायद कि बहुत जल्द अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है इंडिया विजिट कर रहे हैं। तो यात्रा आप देखिए नरेंद्र मोदी की यात्रा कब होती है, फरवरी में हो जाएगी, तो अप्रैल मई मुझे लग रहा है ऐसा कि अप्रैल मई में ट्रम्प जो है भारत आ सकते हैं। फिर सर एक सवाल ये भी आता है कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आगे चल के भारत और अमेरिका के बीच में या दोनों देशों के रिश्तों के बीच में खटास पैदा हो सकती है? देखो, बेसिक मुद्दा तो है कि ट्रम्प का जो मूड है, व्यवहार है, स्टेट ऑफ माइंड है, मेंटल है, कि वो कभी अचानक कोई ऐसी बात नहीं कह दें जो बात किसी को चुभ जाए उसके अंदर जो है। तो मोर ऑफ ए बिहेवियरल इशू है इसके अंदर। और बाकी अगर आप देखें तो मुद्दे वही के वही हैं सारे के सारे। इंडिया का चैलेंज ये है कि आज जो सिचुएशन है इमिग्रेशन की, H-1B वीज़ाज़ की जो सिचुएशन है, वो हमारी स्थिति बनी रहे, उसके अंदर जो है आगे उसमें कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं आए। बाकी क्या है कि बायलैटरल ट्रेड के जो डिस्कशंस होंगे, तो अपेरेंटली तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिख रहा है। लेकिन एक इशू ये आ सकता है भारत उनके बीच में, जिसे कहिए कि वो चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। क्यों? ट्रम्प क्या विचारधारा के व्यक्ति नहीं है, मोदी विचारधारा के व्यक्ति हैं। ट्रम्प क्या व्यावसायिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। उनको लगा कि चाइना के साथ अच्छी डील हो रही है तो शिफ्ट ले सकते हैं। तो इंडिया विल ट्राई टू अटेम्प्ट टू स्टॉप ट्रम्प मूविंग टुवर्ड्स चाइना, एक ये स्थिति हो सकती है। दूसरा क्या है कि रशिया के साथ भी रिलेशनशिप इंडिया तो ना मेंटेनिंग बैलेंस, स्ट्रेटजिक बैलेंस विद इवन चाइना, रशिया, अमेरिका, तीनों के साथ जो है। तो ऐसा कोई इम्बैलेंस की बात कभी आए तो कुछ हो सकता है, लेकिन अपेरेंटली अभी ऐसा मुद्दा कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत ही स्मार्टली मूव कर रहे हैं। वो ट्रम्प के आने से पहले कुछ ऐसे कंसेशंस उन्हें दे रहे हैं, उनकी बातें ऐसी मान रहे हैं जिसे कहते हैं मिनी डील, बड़ी डील नहीं है, लेकिन उस माहौल को फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रम्प को एक वेलकम स्थान देने के लिए। क्योंकि ट्रम्प के माइंड में ना आउट ऑफ प्रपोर्शन एक बात बैठी हुई है कि मुझे तो टैरिफ कम करने हैं, मुझे इन सारी डील्स को अमेरिका के अनुकूल बनाना है। तो आई डोंट थिंक कोई मेजर इशू आएगा यहाँ पे जो है। और नरेंद्र मोदी इज़ वेरी कैपेबल एंड वेरी वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट्स इन द कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी मेकर्स इन द वर्ल्ड जिसे कहते हैं। तो वो ट्रम्प को उनको हैंडल करना आता है ट्रम्प को। सर, क्या नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अमेरिका दौरे में एक बार फिर से दिखेगा दोनों के बीच वो पर्सनल बॉन्ड? हाँ, दिख सकता है, बल्कि 100% दिखेगा। क्यों? नरेंद्र मोदी जाएंगे तो मान के चलिए 70-75 हज़ार लोग जो वहाँ हैं, बल्कि लाख भी हो सकते हैं, और नरेंद्र मोदी के स्वागत में आएंगे। और वहाँ पे जो भारतीय समाज उनका अभिनंदन करेगा, देखना क्या माहौल रहता है वहाँ पे। तो जब नरेंद्र मोदी वहाँ रहेंगे तो अमेरिका में उस दिन ट्रम्प नहीं छाए रहेंगे, उस दिन नरेंद्र मोदी छाए रहेंगे वहाँ के मीडिया में, सारे माहौल में, सराउंडिंग्स में जो है। और दूसरी बात क्या है कि जब वो वहाँ से लौटेंगे और अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका बैकग्राउंड है ना, हाउडी मोदी आपने देखा, टेक्सास वाला, फिर क्या नमस्ते ट्रम्प देखा आपने। तो नरेंद्र मोदी यहाँ एक और नमस्ते ट्रम्प की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और वो वहाँ पे एक और हाउडी मोदी की तैयारी कर रहे होंगे स्मॉल लेवल पे, क्योंकि अभी वो बहुत बिजी हैं, उनकी प्राथमिकताएं थोड़ी दूसरी हैं। लेकिन फिर भी जो रिसेप्शन होगा मोदी के प्रति उनका, वो बहुत ही
अनयूजुअल और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का होगा जिसे मोदी डोमिनेट करेंगे। तो वो जो आप कह रहे हैं कि जो स्पेशल बॉन्ड दिखेगा उन दोनों के बीच में, वो निश्चित तौर पे दिखेगा और उस बॉन्ड को नरेंद्र मोदी रेस्पॉन्स करेंगे उसका जब वो भारत आएंगे ट्रम्प। तो वैसे ही कोई न कोई बड़ा आयोजन आप देखना इस बार हो सकता है, अहमदाबाद में फिर से हो सकता है क्योंकि स्टेडियम बहुत बड़ा वहाँ का, देश का सबसे बड़ा स्टेडियम वहाँ पे इस समय जो है, या किसी और स्थान पे हो सकता है। तो ये जो स्पेशल बॉन्ड है ये बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, क्या ये सच है कि दुनिया में इस वक्त केवल ट्रम्प और मोदी, सिर्फ इन दो नामों की चर्चा है? एंड फाइनली हु विल इमर्ज एज द विनर ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म? देखो, इसमें दो बातें, ये पहला पार्ट तो फैक्ट है बिल्कुल कि इस समय पूरे संसार में मीडिया में सब जगह दो लोगों की चर्चा है, ट्रम्प की, नरेंद्र मोदी की। ट्रम्प की चर्चा तो है और नरेंद्र मोदी, इसलिए कि ट्रम्प जो महत्व दे रहे हैं भारत को, जो नरेंद्र मोदी को महत्व दे रहे हैं, इजराइल उनकी प्राथमिकता है, देखिए यूक्रेन उनकी प्राथमिकता है, लेकिन वो क्या है कि भारत वाले प्राइम मिनिस्टर को, भारत के प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं वहाँ पे जो है। तो मैसेज गया है अराउंड द वर्ल्ड कि इनकी निकटता, और पुराना बैकग्राउंड है इसका जो है, तो ये जिज्ञासा है लोगों की। तो इस समय संसार में दो लोगों की चर्चा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फाइनली विनर की जो बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि व्हेन ट्रम्प मीट्स हिज फर्स्ट एक्सीडेंट ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जिस गति से और जिस तेज़ी से वो चल रहे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है बिना सोच समझ के कुछ चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं दुर्घटना होना तय है और बड़े लेवल पे बगावत होना भी तय है, ऐसा लगता है। तो जब बगावत आगे बढ़ेगी तो लोग नरेंद्र मोदी की तरफ ही देखेंगे। और आप मान के चलिए, रूस यूक्रेन के समझौते की हम बात करते हैं, और मोदी के बिना नहीं हो सकता। तो आगे जाके क्या है कि अल्टीमेटली अगर 1-2 साल बाद आप देखेंगे ट्रम्प का अगर स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग यही रहा, हर किसी से भिड़ने का, धमकाने का, नई घोषणाएँ करने का, एक्वायर करने का, तो स्लोली क्या होगा, नरेंद्र मोदी विल एमर्ज मोर हायर, जिसे कहते हैं मोर स्ट्रॉन्गर इन द इंटरनेशनल सिनेरियो, ऐसा मुझे लगता है। सर, इज ट्रम्प अफ्रेड ऑफ नरेंद्र मोदी? ऑफ कोर्स, वो तो मुझे लगता है वो गए नहीं इस बार वहाँ पे जो है, विदेश मंत्री गए जो है, हालांकि चाइना वाले भी नहीं गए वहाँ पे, लेकिन मन में कहीं के भाव जरूर रहा होगा नरेंद्र मोदी आएंगे तो शो को चुरा लेंगे वो। और ये मैं दावे से कहता हूँ आपको, मतलब इसे वो नहीं माना जाए एक तरह से। आप देखना अब की बार जो जाएंगे नरेंद्र मोदी वहाँ पे, तो ज़्यादा प्रचार, ज़्यादा उत्सुकता लोगों में नरेंद्र मोदी को देखने की, उनको सुनने की रहेगी। और ट्रम्प के बारे में तो एक धारणा बन चुकी है, लोग जान चुके हैं जो है, नरेंद्र मोदी को सुनना बाकी है अभी, जिसे कहते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि फाइनली विनर इमर्ज होंगे, बट ये है कि मोदी विल बी इन क्लोज कंपटीशन विद ट्रम्प ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग ईयर्स। राइट। पर सर, एक और चीज़ हम देखते हैं, व्हाइट हाउस में जब से एंट्री हुई है ट्रम्प की, तब से कई देश परेशान हो चुके हैं, कुछ तो नर्वस हो गए हैं। इसकी कोई खास वजह है क्या? व्हाइट हाउस के नए किराएदार ट्रम्प जब से आए हैं तो लोगों में बेचैनी है, नर्वसनेस है। उन्होंने कहा मैं सब कुछ बदल दूंगा, खाली वहाँ की कुर्सी मेज और सोफ़ा नहीं, पूरे संसार में समझते हैं मैं सब कुछ बदल दूंगा। तो लोग बाग थोड़े परेशान हैं। फिर उनको कुछ ऐसा लगने लगा है ट्रम्प को कि वो अमेरिका के नहीं है, वो पूरे संसार के राष्ट्रपति बन गए हैं। ओवर रीचिंग जिसे कहना चाहिए, ज्यूरिसडिक्शन जो है उसका। लोग परेशान इसलिए कि उनके बारे में ये निश्चित तौर पर लीक आया था कि कल वो क्या करने वाले हैं। और अभी आप आगे चल के देखें कि कई राष्ट्रों से उन्होंने, अपने सहयोगी राष्ट्रों से झगड़ा मोल ले लिया है। अब वो चाहे कनाडा हो आपका जो है, या आपका कोलंबिया हो, उनका व्यवहार उनके प्रति है टकराव का और सारा जो है ये। तो लोगों में भय, छोटे राष्ट्र हैं, डरते हैं अमेरिका से, देखते हैं कोई फिर ऐसी बात नहीं है ट्रम्प का कोई नया अध्यादेश नहीं निकल जाए कल को जो है। तो लोगों में थोड़ी नर्वसनेस है। लेकिन जब विदेश मंत्री से पूछा एक पत्रकार ने, भारत के विदेश मंत्री से, तो उन्होंने कहा कि ऑनेस्टली वी आर नॉट अमंग दैट लिस्ट ऑफ नर्वस पीपल जो है ये। तो नर्वसनेस है, समय के साथ साथ दूर होगी। टाइम इज़ ए हीलर। जैसे जैसे ट्रम्प टकराएंगे चीज़ों से, जैसे जैसे उनका आवामंडल कम होगा, वैसे वैसे नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे बगावत होगी ट्रम्प के खिलाफ संसार में, वैसे वैसे जो है ना वो नर्वसनेस कम हो जाएगी। क्या कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा उसमें। सर, मैंने सुना है कि ट्रम्प तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के इच्छुक हैं, क्या ये संभव है? उन्होंने लगता है नरेंद्र मोदी से प्रेरणा ले ली है। ये तो मेरा पहले से मानना है कि वो बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं नरेंद्र मोदी को, वॉच करते हैं उनके पॉलिसीज, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को। काफ़ी कुछ समानता आपको मिलेगी आगे जाके, आप देखेंगे। ये करोड़ों की संख्या में पोलराइज वोटर्स हैं, पोलराइज भक्त हैं उनके जो अमेरिका में, ये नरेंद्र मोदी के पैटर्न पे हैं। पहले नरेंद्र मोदी के थे ये, ट्रम्प के बाद में बने इस तरह के भक्त, जिसमें 10 करोड़ लोग एक साथ जीने बनने के लिए तैयार हो जाएं आपके साथ, जिसे कहते हैं। अब क्या है कि उनको ऐसा लगता है उनकी प्रेरणा उनको नरेंद्र मोदी से मिली है कि बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ जो है। तो प्रयास कर सकते हैं। और उनके एक ट्रम्प भक्त ने ऐसा प्रस्ताव भी दिया है वहाँ पे जो है कि हमें ऐसा संशोधन करना चाहिए, कानून में ऐसा देखना चाहिए कि ट्रम्प क्या तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो नेचुरली उनके मन की इच्छा है और नरेंद्र मोदी से प्रेरित हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम फॉर द थर्ड टर्म।
लेकिन सर उस थर्ड टर्म से पहले उनके पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि उनका बदलता चेहरा और जो उनकी कार्यशैली में हम बदलाव देख रहे हैं, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। आप फर्क क्या देख रहे हैं पहले कार्यकाल दूसरे कार्यकाल में? पहले कार्यकाल में क्या है कि वो जो उनकी तस्वीर आती थी ऑफिशियल, तो एक शांत व्यक्ति, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, चेहरे पे चमक दमक, और उसमें भी क्या है कि वो ऊपर से नीचे तक उतार चढ़ाव में हमेशा ही लगे रहते थे। तो कई लोग कहते थे हम उनके गुस्साए चेहरे को और क्रोध भरी आंखों को बहुत ध्यान से देखते थे। अब दूसरी बार जो आया है तो उसकी मात्रा और बड़ी है। अब उनके चेहरे पर उनकी भौहें हमेशा तनी हुई रहती हैं, आप देखिए, और लोग ये सोचते हैं कि क्या है, तनाव की मुद्रा में लोग उस चेहरे को आ जाते हैं। आप यहीं पे देखिए पीछे कितना हंसमुख चेहरा है नरेंद्र मोदी का, कितना स्वाभाविक चेहरा है, और ट्रंप का चेहरा देखिए, भौहें तनी हुई हैं, न जाने किस दिशा की ओर देख रहे हैं। तो एक बेसिक अंतर इस तरह का है कि पहले वो थोड़ा सा ऐसे गुस्से भरी आंखों से देखते, जैसे कहते हैं ना, हैं, घबराई हुई आंखों से लोग उन्हें देखते थे, वो मात्रा थोड़ी और बढ़ गई है। आई थिंक ही इज़ इन ए हरी, ऐसा लगता है मुझे। तो बेसिक डिफरेंस उनका इस तरह का हुआ है कि ही लुक्स मोर हार्शर, मोर हार्ड देन इज अर्लियर पोस्चर्स, ऐसा लगता है। सर अभी आम बजट आया तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है मोटरसाइकिल पे, कारों पे। आपको लगता है कि इस फैसले का कोई ट्रंप से लेना देना है? मैंने भी कहा आपसे, नरेंद्र मोदी इज़ ए स्मार्ट पर्सन, ही इज़ ए हीरो। क्या समय क्या फैसले करने हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब पिछली बार ट्रंप के चुनाव भाषण हुए थे, उन्होंने बार बार वो एक महंगी मोटरसाइकिल नाम लेके उसका मुद्दा उछाला था कि भारत में जो है ना इस मोटरसाइकिल पे इतना वो टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी इतनी है कि बिकती नहीं यहाँ पे, बार बार उनके था। नरेंद्र मोदी ने बूझा इस बात को, और नरेंद्र मोदी बहुत कोशिशली उन छोटे छोटे फेवर्स को दे रहे हैं ट्रंप को अमेरिका जाने से पहले, जिनसे एक माहौल वहाँ पे बने। तो सीतारमण से कहा होगा उन्होंने भी घटा दो ये मोटरसाइकिल पे टैक्स, और ये तो मैंने सुना है कि 125% था तो शायद 70% कुछ ऐसा हो गया है। तो इट हैज़ ए डायरेक्ट इम्प्लीकेशन जो है टू फैसिलिटेट ट्रंप बिफोर नरेंद्र मोदीज विजिट, एंड ए स्मार्ट मूव ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सर H1B और वर्क वीज़ा को लेकर आखिरकार बार बार ट्रंप का मन क्यों बदल जाता है और वो यू टर्न क्यों ले लेते हैं? वो लेते हैं कि वहाँ देश में एक ऐसी धारणा है एक वर्ग के अंदर है कि दिस वीज़ा इज़ किलिंग द लोकल टैलेंट, लोकल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब ग्राउंड पे आके देखते हैं तो पता लगता है जैसे जिनको वीज़ा मिला हुआ है उन लोगों ने ये कहा बार बार कि भाई हम कोई क्रिमिनल नहीं है यहाँ पे, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बिल्डिंग ऑफ द नेशन जो है, और हमारा राष्ट्र के निर्माण में योगदान है, हमें आप नहीं हटा सकते, और हम जो काम कर रहे हैं गोरे लोग कर नहीं सकते, तो हमें यहीं रखा जाए। उनका मन जो है बार बार बदलता है। पहले उन्होंने कहा था इसको बंद करेंगे, फिर मस्क बीच में आ गए, उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण बात कही, तो उस बुद्धिमत्तापूर्ण बात को ध्यान में रख के उन्होंने फिर फैसला बदला और ये कहा कि मैं तो हमेशा इनके फेवर में था, आई लाइक वीज़ाज़, आई लाइक दिस प्रोग्राम। तो बात वो ख़त्म हो गई जिसे है। तो अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी उन्होंने थोड़ा सा उसको एंट्री को ज़रूर हार्ड किया है, थोड़ा डिफ़िकल्ट किया है। जो पहले $60,000 की शायद था एक्सपेंस जो है, और $1,20,000 उसका किया है। बाकी आई थिंक दिस इज़ सेफ़ एंड नथिंग एडवर्स इज़ गोइंग टू हैपन विद दिस वीज़ाज़, ऐसा मेरा मानना है। सर, क्या भारत और चीन जैसे जो देश हैं उन्होंने भी मान लिया है कि अमेरिका में जुड़े रहे प्रवासी हैं, उन्हें अपने देश लौटाने वाली बात भारत ने मान लिया। भारत तो मैंने कहा कि बहुत स्मार्टली काम करता है। देखो, विदेश मंत्री ने इससे पहले कि अमेरिका कुछ हार्श भाषा बोले, उन्होंने खुद ही कह दिया कि अनडॉक्यूमेंटेड लोग रह रहे हैं वहाँ पे, अवैध हैं सही मायने में, उनको लौटना चाहिए। हम इस विचार का समर्थन करते हैं। तो 18,000 के आसपास हैं शायद, तो हो जाएगा जो है। और चाइना ने भी इस बात को मान लिया है, क्योंकि लॉजिकल बात है ना, अनडॉक्यूमेंटेड आदमी कैसे रहेगा एक देश के अंदर जो है। तो चाइना ने पहले तो बैन कर रखा था, लेकिन चाइना मान गया है। पिछले साल 4 विमान गए थे वहाँ से लोगों को लेके, तो चाइना भी एग्री कर लिया है। मतलब क्या कोई भी देश इस समय जिसे कहना चाहिए इलॉजिकल ग्राउंड पे ट्रंप को कन्फर्ट नहीं करना चाहता, उसको कन्फर्ट नहीं करना चाहते। तो एवरीबडी इज़ ऑलमोस्ट ओके ऑन दिस प्रपोजल कि जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं वहाँ पे वो वापस जाने चाहिए। सर, अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासी के मुद्दे को नरेंद्र मोदी पर छोड़ते हुए ट्रंप ने कहा कि जो सही रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही करेंगे। आखिर ट्रंप को नरेंद्र मोदी पर इतना भरोसा क्यों है? बिल्कुल है भरोसा। देखिए आप, इससे अच्छी और क्या बात है। ये एक सिग्नल है उनकी पर्सनल रिलेशनशिप का, स्पेशल बॉन्ड का, जो उन्होंने कहा है। संसार के किसी देश के लिए, किसी प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने इतनी छूट नहीं दी कि तुम ही डिसाइड करो, मैं तुम पे छोड़ता हूँ। आई डेलीगेट माई अथॉरिटी बिकॉज आई ट्रस्ट योर जजमेंट, आई ट्रस्ट योर फेयरनेस इन जजमेंट जो है,
बहुत बड़ी बात है देश के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, ट्रंप का यह कहना। और आप देखना, मोदी इज़ ए फेयर पर्सन, वो वही करेंगे जो उचित होगा, कोई अनड्यू फेवर नहीं लेंगे ट्रंप से इस बात पे कि आपको चूँकि पूरा अधिकार दे दिया, अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है, तो उस अथॉरिटी को इंडियंस के पक्ष में कानून से थोड़ा सा हट के एक्सरसाइज करें, ऐसा नहीं होगा। ही स्ट्रिक्टली गो बाय द रूल बुक एंड ही विल प्रूव दैट जो ट्रंप ने जो ट्रस्ट किया उनके अंदर वो सही था, इट वॉज ए करेक्ट डिसीजन। सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है ट्रंप का अवैध प्रवासी हटाओ अभियान और भारत का बांग्लादेशी हटाओ अभियान। सवाल आता है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस वोट की राजनीति, वहाँ वोट की राजनीति नहीं है इन मामलों में। आप देख रहे हैं भारत एक अलग तरह का लोकतंत्र है, अपनी सीमाएं हैं, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, हर किसी की सीमा है अवैध लोगों को हटाने में। फिर राज्यों का सहयोग नहीं मिल पाता, कई बार बंगाल के लिए कहते रहते हैं लोग भी, वहाँ सहयोग नहीं मिला, कोई और राज्यों में सहयोग नहीं मिला। तो ये एक इशू ऐसा है इंडिया में विच कांट बी कंपेयर्ड विद अमेरिका। वहाँ इस तरह की वोट पॉलिटिक्स नहीं है। भारत में जब तक ये कहना चाहिए कि वोटों की राजनीति है तो तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और मैंने कहीं पढ़ा जिसने लिखा था कि भारत को जो वोट है, वोट ही भारत को मारता है इन ए वे जो है ये। तो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, कंपल्शंस ऑफ द डे। लेट्स सी कि कोई ऐसा दिन यहाँ भी आए इस तरह का जो ऐसे कंपल्शंस नहीं रहे एंड वी कैन मूव लाइक ट्रंप इज़ मूविंग इन अमेरिका। सर, अमेरिका के बर्थराइट सिटीजनशिप कानून में ट्रंप की तरफ से जो बड़े बदलाव किए गए, उस वजह से वहां पर रहने वाले अप्रवासी गर्भवती महिलाओं के भीतर एक होड़ सी मची हुई है 20 फरवरी से पहले बच्चा पैदा करने की। उसके मानवीय पहलू को आप कैसे देखते हैं? इट्स रियली अनफॉर्चुनेट जो है, लेकिन क्या करो, अब किसी का दबाव तो है नहीं कि आप प्री मैच्योर डिलीवरी जो है वो आप करिए, लेकिन लोग हैं मन में लालच आता है कि कर लो, 19 तारीख की रात के बाद होगा तो फिर यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा इनह्यूमन है ये बात जो है। लेकिन अब ट्रंप ने तो नहीं कहा कि ऐसा करो, उन्होंने तो एक डेट दी आपको जो है। तो इसका जो ह्यूमन पार्ट है वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन लोगों की मजबूरी है, कंपल्शन है, तो हो रहा है इस तरह का जो है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब आपको कोई डेट इसमें डिसाइड नहीं हो सकती, दैट डेट डिफर्स फ्रॉम फीमेल टू फीमेल जो है। तो इसमें तो ये है कि दे आर नॉट एट फॉल्ट। ये जो होड़ मची है खास करके भारतीय महिलाएं ज़्यादा संख्या में जो है, तो लेट्स सी, तो उनका अपना खुद का जजमेंट है, पर्सनल जजमेंट है लोगों का। पर सर, अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने बड़ा झटका दिया और यही जो बर्थ सिटीजनशिप पॉलिसी है इस पर स्टे लगा दिया। अब सवाल ये था कि इस कानून का भविष्य है क्या आगे? ये कानून का भविष्य तो रिस्की है, मुझे लगता है शायद स्टे परमानेंट हो सकता है इसमें। कारण क्या है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ट्रंप ने ये आदेश निकाला है, और ये आदेश जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो, जब तक 2/3 बहुमत नहीं हो आप पास में, आप नहीं कर सकते। अभी ट्रंप के पास में 2/3 बहुमत नहीं है, इसलिए वो इसको नहीं कर पाएंगे। स्टे आया है, 22 राज्य खड़े हो गए हैं और लोग खड़े हो गए हैं वहाँ पे जो है। तो मुझे ऐसा लगा, और चूँकि अपेरेंटली दिख रहा है ये कि आपको पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपने किया है, तो जब तक उसको 2/3 बहुमत से रेक्टिफाई नहीं करा लेते तब तक मुश्किल है इस कानून का लागू होना, ऐसा मुझे लगता है। सर, ट्रंप ने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं और उन डिसीजंस में जिस टैरिफ पॉलिसी को लेकर बार बार चर्चा होती है, बहुचर्चित है, वो टैरिफ पॉलिसी है क्या? ज़रा उसको एक्सप्लेन करिए आप। टैरिफ पॉलिसी एक ही है, उसके अंदर है कि भी जो भी डील किसी ऐसी कोई भी टैरिफ डील है जो आज प्रेजेंट है, उससे अगर अमेरिका का नुकसान है, अमेरिका के लोगों का नुकसान है, अमेरिका के बिजनेस का नुकसान है, तो उसको पलट दो, टैरिफ बढ़ा दो, कहीं टैरिफ घटा दो। मेक डील कंफर्टेबल एंड फेवरेबल टू अमेरिका एंड नॉट टू द अदर कंट्री, सामने वाला कंट्री उसके फेवरेबल नहीं करना हमें। तो इसके हिसाब से जो है वो टैरिफ करते रहेंगे, बार बार चेंजेस करते रहेंगे, जब तक उनको भरोसा नहीं हो जाएगा कि हाँ ये जो टैरिफ की डील है ये मेरे इंटरेस्ट में है। कम से कम ये यूँ कहो कि मुझे 51 नहीं दे रही, 50% तो दे रही है मुझे, इक्वल है, कम से कम फेयर है कि नहीं है। तो ये इसी कारण से टैरिफ है, ये फ्लेक्सिबल डील है और हर कंट्री के साथ में डिफ़र होगी। जैसे जैसे जो डील होगी तो टैरिफ के फैसले अमेरिका उसी हिसाब से करेगा। राइट जी सर, ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू करते हुए कनाडा, चीन और मेक्सिको पर भारी टैरिफ लगा दिया। अब इन देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी? टैक्स लगाया, अभी 2 दिन पहले मैंने पढ़ा, 25% लगा कनाडा पे और चीन पे 10% लगाया है। कहा तो 60% की बात थी, लेकिन ही स्मार्ट एंड सेंसिबल आल्सो सर्टेन टाइम्स। तो क्या है कि उसको 10% ही लगाया और वहाँ जो है। अब बात है रिएक्शन की, तो मैंने कहा ना आपसे कि अब बगावत शुरू होना हो रही है ट्रंप के ख़िलाफ़। इसकी शुरुआत हुई है कोलंबिया से और अब इसको ज्वाइन कर लिया कनाडा ने, उसने पलट के टैरिफ लगा दिया 25% जो है। चाइना ने कहा हम इसको फेस करेंगे, नहीं करेंगे। मैक्सिको ने कहा कि हम इसको फेस करेंगे। तो तीनों ने आपस में फैसला कर लिया कि हम इसको नहीं मानेंगे और हम रिवर्स करेंगे, लड़ेंगे इस बात का मतलब। तो ट्रंप के अधिकार को चुनौती दी तीनों ने। जो आपने कहा ना
उसकी प्रतिक्रिया क्या है। जी। तो प्रतिक्रिया में ये है कि लोग अब ट्रंप के खिलाफ खड़े होने लग गए हैं और इस मुद्दे पे तीनों राष्ट्र जो हैं और ट्रंप की बात को नहीं मान रहे और वो ट्रंप को कन्फ्रंट करेंगे अपने अपने तरीके से। सर, जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के नतीजे उसके नज़दीक आए और जब जीत गए, तब से एक चर्चा थी कि टैरिफ, सिर्फ एक ही चर्चा थी, टैक्स। और इसको लेकर जैसा आपने बताया कि अलग अलग देश भयभीत भी थे, स्ट्रैटेजिक भी थे। लेकिन इस बीच में जब भारत का यूनियन बजट आता है और उसमें टैक्स में इतना बड़ा रिलीफ मिलता है, तो ये आपको लगता है एक बड़ा फ्रेशनेस की तरह है, ताज़ी हवा का झोंके की तरह है? 100% ये नरेंद्र मोदी की पहल है, एक जिसे कहना चाहिए ताज़ी हवा का झोंका है जो उन्होंने इंटरनेशनल टैक्स मार्केट में फेंका है सीतारमन के बजट के थ्रू। ये सच है कि आज सारे संसार में टैक्स की बात हो रही है। ट्रंप का जादू तो नहीं कहना चाहिए, ट्रंप का भय, खौफ या उसकी आशंका हर राष्ट्र में घर कर गई है कि क्या होने वाला है। लोगों को ऐसा, भारत में बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रंप जैसे आके हमारे यहाँ कोई टैक्स लगा देगा। उसका प्रचार इस तरह का हो गया पूरे देश में जो है। तो अब क्या नरेंद्र मोदी ने ये जो मूव चला है, तो ये मूव ये सिद्ध करता है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए टैक्स के बूते केवल इकोनॉमी नहीं चलती है, इकोनॉमी चलती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, इकोनॉमी चलती है डेवलपमेंट से। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट जो है नरेंद्र मोदी ने किया। देश में तो हीरो बने ही हैं वो, इसके कारण से अपन यूँ कहें जो है पूरा का पूरा जो है, जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं अपन, जो मिडिल क्लास जो है वो बिल्कुल समर्पित हो गया है उनके प्रति जो है। वैसे तो पूरा राष्ट्र ही समर्पित होता है, लेकिन चूँकि उसमें ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो टैक्स की रिलीफ हुई है बजट के अंदर जो है, इसको गया है, मिडिल क्लास को गया है ये। तो निश्चित तौर पे ये जो इसमें जो माहौल है टैक्स का, उसमें नरेंद्र मोदी का ये जो मूव है, ये थोड़ा सा शांति और राहत देने वाला है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। सर, कोलंबिया प्रकरण में ट्रंप ने ये कहा कि इट्स अ वार्निंग टू ऑल अदर कंट्रीज। तो सर, क्या ट्रंप और कोलंबिया के राष्ट्रपति पीटर के बीच में कोई कहासुनी भी हुई? इसके दो पहलू हैं। एक तो ट्रंप के दबाव में, शक्ति के दबाव में, धमकी के दबाव में कोलंबिया झुका, और दूसरे क्षण कोलंबिया जो है हाथ में तलवार लेके विरोध में खड़ा भी हो गया। तो पहले तो ऐसे झुका कि 2 विमान गए थे अप्रवासियों को लेके, उन्होंने कहा अभी नहीं उतरने देंगे इनको, वापस आए। ट्रंप ने मैसेज किया कि शाम तक उतरने दो इनको। उन्होंने कहा कि पहले सम्मानजनक डील होनी चाहिए, उनका बाद में करेंगे, नहीं तो हम आज ही आप पे टैरिफ लगा देंगे 100% जो भी है। तो क्या करें, छोटा राष्ट्र है, झुका, माना उनकी बात को, सरेंडर हुआ, और शाम को अमेरिका ने विक्ट्री क्लेम करी और ये मैसेज दिया कि जो कोलंबिया के साथ हुआ है इट्स ए मैसेज फॉर द अदर नेशंस आल्सो। लेकिन दूसरा पहलू देखिए, वो बागी हो गया, वहाँ का राष्ट्रपति पीटर जो है, कोलंबिया का छोटे देश का राष्ट्रपति, बागी हो गया और उसने कहा ठीक है आप नहीं चाहते कि हम स्वतंत्र हैं, हमारी स्वतंत्रता आपको पसंद नहीं है, लेकिन मैं जो है ना गोरे गुलाम को सलाम नहीं करूँगा, मीन्स ट्रंप, गोरे गुलाम को मैं सलाम नहीं करूँगा जो है, और मैं उस लिंकन को सलाम करूँगा जिसकी कब्र पे जाके मैं रोया था, मैं अमेरिका का वो व्यक्ति हूँ, मैं आपको सलाम नहीं करूँगा। कितनी एडवर्स पब्लिसिटी हुई ट्रंप की, आप देखिए हैं। तो उसने स्टैंड ले लिया सामने खड़े होकर के। तो ये क्या है कि धीरे धीरे, मैंने कहा ना, बगावत धीरे धीरे टुकड़ों में होगी। क्यों होगी? आप कोई फैसला अचानक ही टेम्परामेंटल तरीके से कर लेते हैं बिना सोचे समझे जो है, तो इसीलिए सब ये हुआ। जी सर, मैंने पढ़ा है कि ट्रंप के ज़्यादा बोलने से व्हाइट हाउस के स्टेनोग्राफर भी परेशान है, क्या आपने भी ऐसा कुछ सुना है? हाँ, मैंने पढ़ा कहीं जो है, अभी जो शपथ हुई थी ट्रंप की, तो उसमें 22,000 शब्द जो है उसने टाइप किए, मैंने पढ़ा। स्टैनो ने थक गया होगा 8 घंटे तक जो है। और अभी ये जो हुआ सारा, तो इसमें ये घोषणाएं वगैरह करी पिछले 7 दिन के अंदर जो है, तो 7 दिन के अंदर 8-9 घंटे तो बोले वो जो है, और कोई 1 लाख शब्द उन्होंने डिक्टेट किए होंगे। तो थक गए बेचारे जो है, और कहा भी आदमी बढ़ाओ। तो वहाँ मैंने पढ़ा कि और भर्ती कर रहे हैं स्टेनोग्राफर्स वगैरह जो है। लेकिन इससे ये है कि आश्चर्य की बात है कि ट्रंप कितना बोलते हैं, थकते ही नहीं बोलते हैं। दैट्स ऑल इंटरेस्टिंग। सर, क्या ये सच है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा एक सेल्फ ग्लोरिफिकेशन या फिर अपनी ही प्रशंसा करने वाले जोन में रहते हैं? आपको क्या लगता है? हाँ, फैक्ट है ये मैंने देखा है। ट्रंप की बात सुन के राजा की कहानी याद आती है। एक राजा था, भारत में था, मुगल शासन में था कहीं। तो सुबह उठता था, सामने एक शीशा लगा हुआ था, मिरर, अपना चेहरा देखता था, मिरर से पूछता था आज सबसे शक्तिशाली ताकतवर कौन है आज। फिर अपना चेहरा देखता था उसमें, तो उसे लगता था कि मैं ही शक्तिशाली हूँ। फिर वो अपनी भुआएं खड़ी करता था, ऊपर करता था, नीचे करता था, चेहरे पे अलग अलग तरह की मुद्राएं बनाता था, फिर शीशे में देखता था, फिर बाहुबली की तरह कहता था मैं ही शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। तो उसकी कथा सुनने में ट्रंप की याद आ जाती है मुझे जो है, कि ट्रंप कुछ इसी अंदाज में जो है
अपने आप को देख रहे हैं वहाँ पे कि मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। हालांकि राजा की मुद्रा और ट्रम्प की मुद्रा में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्रम्प एक्चुअली संसार का एक मालिक जैसी स्थिति में वो है, दिखता है। और मालिक नहीं तो 25% मालिक मान लो संसार का, ऐसे मान लीजिए। ट्रम्प की पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन ये बात सच है कि ट्रम्प है ना आत्मश्लाघा और आत्म प्रशंसा में कुछ ज़्यादा ही डूबे रहते हैं। अपनी अपनी चॉइस है। सर, ऑन अ लाइटर नोट, क्या अपनी पर्सनल लाइफ में भी ट्रम्प उसी तरीके से कलरफुल और रोमांटिक पर्सनालिटी हैं? वो तो दिख ही रहा है, उन्होंने 3 शादियाँ करी हैं। ही इज़ नॉट ए वन वुमन मैन। 5 बच्चे हैं उनके जो है। और उसके अलावा दफ्तर में पढ़ा मैंने, कोई 27 साल की लड़की स्टेनो रख ली, उसकी चर्चा हो रही है। भाई क्या दिक्कत है, लोग भी तो एक्स्ट्रा रखते हैं ना, मतलब क्या कहना चाहिए, रिएक्शन क्या है। दिल्ली में तो आप कोई एज का प्रतिबंध थोड़ी है, कौन स्टैंड होगी कौन स्टैंड नहीं होगी। 2-4 मॉडल्स हैं, उन्होंने बयान दे दिए, पामेला वगैरह ने, कि हम जाते थे फंक्शन में ट्रम्प की पार्टी में तो हम पैसे दिए जाते थे। तो क्या नई बात है, जितने इवेंट्स होते हैं तो बड़े बड़े मॉडल्स को लोग बुलाते हैं ना इवेंट्स के अंदर, और पैसे देते हैं उनको। तो पैसे उस शो के लिए देते हैं, इवेंट के लिए देते हैं, किसी और काम के लिए थोड़ी देते हैं उनको पैसे जो है। तो ऐसे ही ट्रम्प है, तो ये आरोप भी लगा दिए। वैसे ट्रम्प है ना प्रोवनली उनकी पैरवी नहीं की जा सकती वुमेन सेक्टर में, उन पर बहुत आरोप हैं, दर्जनों महिलाओं के आरोप रहे हैं, कुछ आरोप प्रमाणित भी हो गए हैं, कहीं $5 लाख का वो क्या कहना चाहिए फाइन भी लग गया है। लेकिन ट्रम्प है दुनिया में इतिहास में पहला व्यक्ति होगा कि इतना कन्विक्शन, नॉट कन्विक्शन, इतना कन्विक्ट होने के बाद इतने तरह के केसेस में फिर अमेरिका का राष्ट्रपति है। वो तो है, लेकिन ये बात सही है, उनका कलरफुल अंदाज अभी जारी है जीवन का उनका जो है। बेस्ट ऑफ लक। राइट सर, लेकिन ट्रम्प को इतनी नफरत क्यों है फिजिकल एक्सरसाइज से या फिर जिम जाने से? ये भी आश्चर्य है। और वेट के बारे में अलग उनकी अलग धारणा है। कुछ लोग कहते हैं भी खाओ पियो मस्त रहो, क्या है, जीवन तो जा ही रहा है। 65 के बाद लोग ऐसा सोचते हैं आमतौर पे। अब ट्रम्प 78 हैं, तो उन्होंने सोच लिया होगा, पर उन्होंने कहा मैं तो जीवन में कभी जिम में नहीं गया। वेरी डिस्करेजिंग टू जिम इंस्टीट्यूशंस, जिम बिजनेस जो है। और मैं इसलिए नहीं गया कि एक्सरसाइज करने से आदमी की अंदर की जो शक्ति पावर है वो निकल जाती है, तो मैं इसलिए जाता नहीं वहाँ पे जिम करने के लिए, और मैं कोई वो नहीं करता हूँ। और वैसे बोले मैं 4 घंटे सोता हूँ और मैं 15-16 घंटे काम करता हूँ। लेकिन काम वो कैसे करते हैं, काम तो नरेंद्र मोदी भी 16 घंटे 18 घंटे करते हैं, लेकिन वो ऐसा तो नहीं करते ना कि 80,000 डिक्टेशन दे दें रात को, किसी को 80,000 शब्द लिखवाते हैं एक रात को बैठ के। बहुत तरीके से काम करते हैं, हज़ारों फाइलें निपटाते हैं जो है। तो ट्रम्प का ये कहना कि मैं काम करता हूँ फिर भी मैं जिम में नहीं जाता, उनकी चॉइस है। लेकिन हैरानी की बात है जो है, उनकी लड़की मैंने पढ़ा, वो बहुत मतलब फिटनेस फ्रीक है, वो जाती आती है, सब परिवार के लोग जाते हैं। वो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट एंड टू रीड के ट्रम्प इज़ एंटी एक्सरसाइज, एंटी जिम। सर, कनाडा की ओर से अमेरिका में अवैध घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए ट्रम्प के पास क्या प्लान है? उपाय है, इशू सीरियस है। मैंने देखा कि जिसे कहना चाहिए कि $850 मिलियन का व्यापार है ड्रग्स का। और एक ड्रग ऐसा आया था कनाडा में, अमेरिका, जिसमें कहते हैं कोई 70-75 हज़ार लोग मर गए वहाँ पे। तो वहाँ पे एक डंकी रूट बना हुआ है, उसमें लोग जाते हैं पहाड़ में, नदी में, नाले में भीगते हुए करते हुए, वो कनाडा पहुँचते हैं पहले, फिर कनाडा से अमेरिका में घुसते हैं। तो अब तो क्या है कि मामला थोड़ा उलझ गया है कि कनाडा से भी लोग भाग रहे हैं, पकड़ा धकड़ी हो रही है वहाँ पे जो है। तो वहाँ से काफ़ी लोग जो है ना छोड़ के कनाडा कहीं और चले गए हैं, आसपास के दूसरे देशों में चले गए हैं। लेकिन कनाडा का इशू सीरियस है, तस्करी का भी सीरियस है, ड्रग तस्करी का, और अवैध एंट्री का भी सीरियस है। तो अमेरिका कर रहा है इसको, अमेरिका उपाय कर रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एक दीवार बना रहे हैं बॉर्डर पे, ताकि लोग वहाँ से आ नहीं सकें। लेट्स सी कब दीवार बनेगी, कब उसका नक्शा पास होगा, कब तक ट्रम्प राष्ट्रपति हैं, कितने साल लगेंगे, लेकिन विचार अच्छा है। सर, इसी सवाल से जुड़ा एक सवाल है कि जो ये अवैध घुसपैठ को लेकर जो इनिशियली आते ही उन्होंने कई एग्जीक्यूटिव्स पास किए हैं, कई कठोर कदम उठाए हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पे, चीन पे, और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उस पर? प्रभाव तो पड़ेगा। देखिए, मुस्लिम राष्ट्रों की एंट्री तो मोर और लेस बैन कर दी उन्होंने, और बाकी प्रतिबंध इतने कड़े कर दिए हैं कि संसार के सभी देश प्रभावित हैं। जो भारत के लड़के लड़कियां जाते थे वीज़ा लेने के लिए, 15 दिन में मिलता था, महीने भर में मिलता था, और वो कोई डेट ही नहीं है, कहते 6 महीने बाद आइए, साल भर बाद आइए, दैट वे जो है। तो सारा जो सिस्टम था वो सिस्टम एकदम से ब्रेक डाउन हो गया है। तो संसार का आज कोई भी ऐसा देश नहीं है, नॉट इवन ब्रिटेन या नॉट इवन कनाडा, जिससे कहना चाहिए कि इससे प्रभावित नहीं हो। तो इट्स ए नेगेटिव इम्पैक्ट, बट लेट्स सी, टाइम इज़ ए हीलर। समय के साथ कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन अभी तो नेगेटिव इम्पैक्ट है सब जगह, ऑल कंट्रीज़।
एंटायर वर्ल्ड, विच इज़, जिसे कहना चाहिए ना, आज किसी ने कहा कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, इट्स किलिंग द अमेरिकन ड्रीम्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन पीपल हेयर एंड देयर जो है। तो उनका एक सपना था अमेरिका में जाने का जो है, वो सारा सपना टूट रहा है उससे। अब सपना कब रिवाइव होगा कहा नहीं जा सकता है। अभी तो ट्रम्प का ये कि नो एंट्री, वी आर क्लोज्ड दैट वे जो है, तो सारे देश प्रभावित हैं इससे। सर, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि अमेरिका में इन भूखे प्यासे अवैध प्रवासियों को हाथ पैर में हथकड़ियाँ डालकर उनको अपने अपने देश भेजा जा रहा है। तो अमेरिका जैसे एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके का व्यवहार आप कैसे देखते हैं? दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। भाई टेक्निकली तो आप कह सकते हैं कानून के हिसाब से कि अपराधी हैं, इलीगली रह रहे थे, कोर्ट में पेश करो। लेकिन आज के इस युग में अमेरिका जैसे प्रगतिशील देश में हाथ पाँव में आप बेड़ियाँ बांध के लेके जाएं तो लोग ठीक कहते हैं, बेचारे वी आर नॉट क्रिमिनल्स, हम आ गए थे, ठीक है, भी हम वापस भेज दो, आप इन्हें कोई फ़ाइन लगा दो, कुछ और कर दो। ये गलत है, अनफॉर्चुनेट है, और कोई इनको अमेरिकन कोर्ट मेरे ख्याल से इसका कॉग्निजेंस लेगा और ये प्रथा बंद होनी चाहिए। सर, अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के अभियान में पुलिस गुरुद्वारे, चर्च तक जैसे जो धार्मिक स्थल है वहाँ तक अब पहुँची। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, देखो अपराधी निकालने के लिए तो जाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, बस इतना सा है। उनकी आशंका सही है अमेरिकन होम डिपार्टमेंट की कि भाई जो खालिस्तान के समर्थक लोग हैं, जैसे कुछ पंजाब से गए हुए हैं और हिंदुस्तान से गए हुए हैं जो है, कनाडा में हैं, तो लोग यहाँ छिप गए हैं, आके घुस जाते हैं, स्कूलों में छिप जाते हैं, चर्च में छिप जाते हैं आकर के। तो जगह तो उनका शक तो ठीक है अपनी जगह पे, तो देख रहे हैं। अब बस इतनी सी बात है कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है व्यक्ति की, तो गुरुद्वारे के अंदर जा रहे हैं तो अपनी सीमाओं में काम करें, अंदर नहीं चले जाएं बिल्कुल उसके अंदर जो है। बाकी तो इट्स ओके मूव एज़ पर द लॉ है। अब ये डिपेंड करता है उस एजेंसी पे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। मान सम्मान के साथ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ भी यही माइंड सेट है कि हथकड़ी लगाओ पाँव में, हाथ में, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन लेट्स होप कि गुरुद्वारों में भी और अगर चर्च में कोई छिपे हुए हैं लोग ऐसे अवैध, तो लेट देम कम आउट। भारत तो कह चुका है कि ऐसे लोगों को हम लेंगे, स्वीकार करेंगे, तो उनको प्लेन में बैठना चाहिए, यहाँ दिल्ली आना चाहिए। जी सर, क्या ये सच है कि विभिन्न अमेरिकी न्यायालयों में 36 लाख से ज़्यादा इमिग्रेशन के केस पेंडिंग है, और आप इनका फ्यूचर क्या देखते हैं? बिल्कुल सही है, 36-37 लाख जो हैं वो पेंडिंग है। अब फ्यूचर तो ये है कि जजेस, तो जैसे यहाँ कमी रहती है वहाँ भी जजेस की कमी है। अब वो कब डिसाइड होगा नहीं कहा जा सकता। कई बार लोग कहते हैं 1 करोड़ 10 लाख लोग कुल प्रभावित हैं वहाँ पे, तो 36 लाख हो सकता है उसमें से ये फिगर हो, तो जल्दी सुलटारा हो ऐसा तो लगता नहीं है। कोई ऑर्डिनेंस निकले इस तरह का, उसका भी कोई चांस अभी लगता नहीं है। तो ये तो क्या, लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स इन इट्स ओन रूटीन वे। जी सर, ट्रंप ने भारत सहित ब्रिक्स को 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने डॉलर की जगह किसी दूसरी वैकल्पिक मुद्रा को अपनाया तो फिर ऐसे में 100% टैरिफ उन देशों पर वो लगा देंगे। आप इसको कैसे देखते हैं कि आखिर जो ट्रंप की धमकी है इसमें कितना दम है? देखो यही है ना, अपरिपक्वता की बातें हैं, इमेच्योरिटी की बातें हैं। आप उन अपने देशों कनाडा तक पे तो लागू करा नहीं सके, आप देखिए। और ब्रिक्स देखिए, जो 40% पॉपुलेशन अगर देखें तो 70% पूरे संसार की पॉपुलेशन उनके पास है, शायद 40% मार्केट उनके पास है। सब बड़े बड़े देश हैं, एकदम से कैसे करोगे उनको? और सब पे रोक लगा दोगे तो खुद बिजनेस कहाँ से करोगे? खुद को भी तो बेचना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इम्प्रैक्टिकल है डिसीजन कहने का। जो उनके मन में एक भाव है कि डॉलर वो डेवलप कर रहे हैं, डॉलर का अल्टरनेटिव डेवलप कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है डॉलर का अल्टरनेटिव डेवलप करना। संसार की 90% बिजनेस जो है संसार का वो डॉलर में हो रहा है इस समय। जो बैंकों में पैसा जमा है लोगों का 60% वो भी डॉलर में है, जिसे कहना चाहिए सब कुछ डॉलर में है। तो ये क्या है कि एक्स्ट्रा भय या एक्स्ट्रा रुचि है ट्रंप के मन में। ऐसा कोई डर है नहीं। कब तो वो राष्ट्र डॉलर की अल्टरनेटिव करेंसी को डेवलप करेंगे और कब चलाएंगे, दूर की कौड़ी है। तो इम्प्रैक्टिकल मूव है, इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ, कुछ होना नहीं है इसमें। और सर, ट्रंप ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ये चेतावनी दी है कि मेक इन यूएस और पे टैरिफ्स। तो जो ट्रंप का सपना है अमेरिका को सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, क्या ये साकार होगा? देखो बहुत मुश्किल है, तो चाइना का कंपटीशन सामने है। विचार अच्छा है उनका, कहना ठीक है, या तो यहाँ बनाओ या टैक्स दो, वो अपनी जगह सही है ट्रंप बिल्कुल जो है। लेकिन अब बात यह है कि इतना बड़ा संसार, इतने मार्केट्स, उसमें कंपटीशन, चाइना का सबसे बड़ा कंपटीशन, तो चाइना का जो इनोवेशन और जो लो कॉस्ट है, क्या आप उसको कर पाएंगे? लेकिन विचार अच्छा है, लेट देम प्रमोट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री अगर जाती है वहाँ पे प्रमोट करती है। तो ट्रंप ने कहा कि एक ज़माना था कि एक शिप का निर्माण हो जाता था अमेरिका में,
आज वो वक्त चला गया है, तो ही इज़ राइट इन ओन वे। और उन्होंने कहा मैं अमेरिका का स्वर्णिम काल लौटाना चाहता हूँ। तो स्वर्णिम काल में तो अमेरिका था एक मैन्युफैक्चरिंग हब, आज नहीं है। तो लेट हिम ट्राई, इट्स ए गुड आइडिया। सर, क्या डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा है वो प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल जैसा है, उससे मेल खाता है? मैंने कहा ना, वैचारिक स्तर पे ट्रंप एक तरह से नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, देखा मैंने जो है। तो ये भी बार बार जो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की बात आ रही कि यहाँ माल बनाओ, और फेयर बायलैटरल डील्स की बात आ रही है, इक्विपमेंट की बात आ रही है कि भाई हमसे भी खरीदो, ऑयल की बात आ रही है। तो वो ये चाह रहे हैं कि भी अमेरिका का जो लोकल है उसका प्रमोशन हो। तो बिल्कुल सही कह रही हैं आपके, तो बिल्कुल इट मैचेस विद नरेंद्र मोदी आइडिया ऑफ इंडिया कि वोकल फॉर लोकल जो है। तो हम कह सकते हैं एक्सटेंशन वे में कि येस दे आर सिमिलर स्लोगन्स। सर, आखिर ट्रम्प फैक्टर का शेयर मार्केट पर असर, इम्पैक्ट क्या होगा? मार्केट अभी तो वोलेटाइल है, मैंने सुना, और डाउन है, बढ़ा नहीं है। मैं शेयर मार्केट को ज़्यादा नहीं जानता, पर अखबार में देखा कि 72,000 73,000 कुछ ऐसा चल रहा था। कुछ दिनों पहले देखा था तो 82,000 समथिंग चलता था। तो मतलब मार्केट डाउन है। तो यहाँ डाउन है तो अमेरिकन मार्केट्स भी डाउन होंगे। तो अभी क्या है कि ये एक ट्रांजिट पीरियड है। लेट्स सी कि फाइनली क्या होता है। कायदे से मार्केट खड़ा होना चाहिए, उठना चाहिए ट्रम्प के आने से, क्योंकि फैसले हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, वो ट्रम्प का फास्ट है। फैसला सही है गलत है ये बाद में तय होता है, पर पहले डिसीजन होना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प के जितने डिसीजन हो रहे हैं अभी, उनमें ज़्यादातर कुछ ऐसा मतलब इम्प्रैक्टिकल से या कुछ अनसक्सेसफुल जैसे लग रहे हैं। तो लेट्स सी शेयर मार्केट फाइनली कहाँ करता है। लेकिन अभी तो शेयर मार्केट डाउन है इस अनसर्टेनिटी के माहौल में। बल्कि यहाँ तक है कि मैन्युफैक्चरिंग की बात हम कर रहे थे, तो जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, तो ट्रम्प की जो अनसर्टेनिटी है पॉलिसीज़ की, और जो मैंने कहा आपसे अनप्रेडिक्टेबल जो मूव है, उससे इंडस्ट्री घबराई हुई है। वो लोग भारत नहीं आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट रुक गया यहाँ पे आकर के जो है। तो शेयर मार्केट की भी ये स्थिति है। तो लेट्स सी, इट्स अर्ली टू से कि ट्रम्प के आने का क्या इम्पैक्ट होगा। फिलहाल मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। राइट सर, भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते हमेशा से किस तरीके के रहे हैं? रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, और अच्छी बात भारत के पक्ष में ये है कि जो कन्वीनियंस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है, जो ट्रेड डेफिसिट होता है, वो भारत के पक्ष में है। $33 बिलियन का इनके पक्ष में है, जो कि चाइना का $317 बिलियन का नेगेटिव है, मैक्सिको का शायद 200 का नेगेटिव है, जापान का 153 बिलियन नेगेटिव है। इस तरह से जो है, और भारत का पॉजिटिव है। तो यही तो उनकी परेशानी है। तभी तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इंडिया इज़ ए टैरिफ किंग, और बहुत ही एडवर्सली है, और इट इज़ हार्मिंग अस अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज़ जो हैं। तो अभी तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें फ़र्क आएगा। अब जब ट्रम्प आएंगे, बार बार नरेंद्र मोदी से कहेंगे, तो कुछ हम भी खरीदेंगे उनसे, मंगाएंगे, और तो लगता है बैलेंस आने वाले दिनों में शायद बराबर हो सकता है। अभी तो इंडिया के फेवर में है ये जो है। सर, आपको लगता है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार संतुलन को अमेरिका के पक्ष में करने की जो इच्छा है डोनाल्ड ट्रंप की, वो पूरी हो सकेगी? होगी, कुछ तो होगी, उसमें डेफिनेटली होगी। क्यों, नरेंद्र मोदी कुछ तो लिहाज करेंगे। अब जाएंगे, वो आएंगे यहाँ पे, तो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे कुछ उनसे जो है, कुछ इन्वेस्टमेंट और करवाएंगे, कुछ कंसेशंस देंगे उनको। ट्रेड डेफिसिट है जो 33 बिलियन का, इसको कुछ कम करेंगे। तो बात है ना कि इट विल बी सम मिनी डील्स, एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं। बट इन टोटलिटी मैंने पहले भी कहा, नरेंद्र मोदी से ट्रम्प वो सब कुछ नहीं ले पाएंगे जो वो सोच के आएंगे, या जो सोच के बैठे हैं वाशिंगटन में, नरेंद्र मोदी आएंगे तो मुझे देंगे, और सब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंडिकेशन है जो आपने पूछा, वो ये है कि नाउ इट्स गोइंग टू बी फेवरेबल, और इट्स गोइंग टू बी फेयर विद USA इन द कमिंग डेज। बिटवीन US एंड इंडिया इट्स गोइंग टू बिट फेयर नाउ, ऐसा लगता है। सर, अमेरिका जो है वो हथियारों का एक सबसे बड़ा मार्केट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत भी अमेरिका से हथियार खरीदे। क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की इस मांग को पूरा करेंगे? ऑफ कोर्स कुछ तो करेंगे। मान लो 100 रुपये का हथियार वो खरीद रहे हो रशिया से, तो 20 रुपये का इनसे भी खरीद लेंगे। टू हैव गुड बिगनिंग, जो स्टार्ट करने के लिए जो है एक मोटी बात जो है। तो आई थिंक US इज़ गोइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ए शेयर, जिसे कहना चाहिए, इन डिफेंस इक्विपमेंट मार्केट ऑफ इंडिया। जो हमारा जितना भी इम्पोर्ट वगैरह है उसमें उनका हिस्सा बढ़ेगा, ऐसा लगता है। जी सर, इंडिया US और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में
डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री का आप क्या रोल देखते हैं? रोल उनका अच्छा है, इज़ ए साइलेंट परफॉर्मर, इसे कहना चाहिए। ही एन्जॉयज़ द टोटल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है। चाइना में बहुत अच्छा काम किया है। देखिए चाइना के आप देखते हैं रोज़ जो है, अब हालांकि वो दूसरे फॉरेन सेक्रेटरी भी गए थे वहाँ पे जो है, और अमेरिका का आप देख रहे हैं गए थे इन एब्सेंस ऑफ नरेंद्र मोदी को रिप्रेजेंट करने गए थे वहाँ पे, फर्स्ट रो में बैठे थे। वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉरेन अफेयर्स के, उन साथ उनकी मीटिंग वगैरह हुई। ही इज़ प्लेइंग हिज कार्ड्स वेरी वेल एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड बी वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस जो है। अच्छा चल रहा है सारा, चाइना के साथ हो चाहे वो अमेरिका के साथ हो, तो ही इज़ ए साइलेंट परफॉर्मर, इज़ गुड। सर, ट्रंप ने जो नौकरियों में आरक्षण खत्म करने का साहसिक फैसला लिया है, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या भारत में भी ऐसा हो सकेगा? फैसला साहसिक है। एक झटके में उन्होंने 23 लाख लोगों को, उसमें 8 लाख लोगों को ये कह दिया कि 1 महीने का सैलरी लेके आप जाइए। अब यहाँ जो है ना वो सोशल एम्पावरमेंट के बेस पे, ओबीसी के बेस पे, इन सब पे जो है रिजर्वेशन नहीं होगा, मेरिट पे होगा जो कुछ है। प्राइवेट सेक्टर को भी कह दिया है कि आप भी वही इस प्रथा को हटाइए, इस कोटास को, इन कोटास को हटाइए और जो है मेरिट पे सिलेक्शन करिए। और तो अमेरिका देखिए, न तो वहाँ कोई हड़ताल हुई, न कोई प्रदर्शन हुआ, नहीं वहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी में किसी ने केस लगाया, नहीं कोई संघ कर्मचारियों के वो कोई खड़ा हुआ। वहाँ के लोगों ने मान लिया है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसकी चलती है। ये नहीं मानता है 4 साल बाद हरा देंगे इसको, जब वोट देने का टाइम आएगा। अभी तो इसकी मानो भैया जो है। भारत में तो पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है, आप खुद देखते ही हैं। यहाँ पे जो है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आरक्षण के मुद्दे से कोई छेड़छाड़ करना या ऐसा सोचना कि एकदम से एक झटके में आप ये फैसला कर लें। हमारी पॉलिटिकल कंपल्शंस अलग हैं, हमारी लिमिटेशंस अलग हैं, उनकी अलग है, लेकिन निश्चित तौर पे उनका फैसला साहसिक है। लेट्स सी वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सर, ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आप बेसिक डिफरेंस क्या देखते हैं? डिफरेंस एक सेंटेंस में थे कि बाइडेन इज़ और वॉज ए जेंटलमैन, और ट्रंप तो आप जानते हैं वेरी एग्रेसिव, जैसे कहना चाहिए। और लोग कहते हैं ना कि आज मैंने पढ़ा किताब के अंदर कि डिसरप्टर इन चीफ कहिए, थोड़ा सा टेम्परामेंटल कहिए जो है, या जल्दबाजी में फैसले लेने वाला कहिए उनको जो है। और जो मैंने एक वर्ड कहा कि मोर एग्रेसिव, इट्स ए पॉजिटिव वर्ड जो है कि वो। और तीसरा क्या, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इनका फास्ट है बाइडेन की तरह। हो सकता है फैसले उतने सुलझे हुए, उतने परिपक्व नहीं हों जो बाइडेन के टाइम में होते थे, लेकिन फैसलों की स्पीड तो है। मतलब बेसिक डिफरेंसेस के, जैसे कहना चाहिए भाई, एक क्या कहते हैं जिसे हम भारत में कहते हैं गाय आत्मा जो है, तो बाइडेन का इस तरह का है, दैट मतलब पायस सॉल जो है, और ये आदमी बहुत एग्रेसिव और पॉलिटिकली बहुत डोमिनेटिंग और इस तरह का है। सर, ट्रंप और मस्क के आपसे रिश्ते क्या हैं और इसका भविष्य क्या है? भविष्य ये है कि द हनीमून इज़ ऑफिशियली ओवर नाउ दे आर नो मोर फ्रेंड्स, दे आर एडवर्सरीज, ठीक। और ये जो था द रिलेशनशिप, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इट वॉज ए ट्रांजेक्शनल कन्वीनियंस, बेसिकली ड्रिवन बाय म्यूचुअल यूटिलिटी। तो आज वो ख़त्म है। जैसे ट्रंप ने $500 अरब का वो प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, स्टारगेट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लॉन्च किया है, तो उनको गुस्सा है। मस्क को मुझसे नहीं पूछा गया, वो शायद खुद उसमें इंटरेस्टेड थे। अब दोनों में ऐसा है कि दोनों सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं, दोनों ही। ट्रंप भी है प्लेटफॉर्म पे रहते हैं हमेशा आगे से आगे, और मस्क भी ऐसे कैसे हैं कि फ्रंट रो में खेलने वाले दोनों। तो कैसे बात बनेगी? तो दोस्ती टूट रही है। ट्रंप ने भी कहा, वो नाराज़ है, किसी ने कहा, ट्रंप ने कहा कोई बात नहीं, टाइम इज़ ए हीलर जो है ये। तो एक जगह मैं पढ़ा, उसने लिखा था कि भाई मस्क एंड ट्रंप आर ब्रेकिंग अप एंड दिस विल ब्रेक अप इवन अमेरिका, एक तरह से जो है ये। तो दैट रिलेशनशिप इज़ बाय एंड लार्ज ओवर। और टेस्ला जो उनकी कंपनी है जो है, उनके भाव बढ़े थे, बाद में जब ये प्रोजेक्ट इनको नहीं मिला उसके भाव गिर गए। तो मस्क विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद ऑल दिस जो है। और इसमें कोई शक नहीं कि उसने इनकी बड़ी मदद की थी इलेक्शन में, ट्रंप को की थी। और उनके जो दाम बढ़ा शेयरों का ट्रंप के बाद में, वो शायद $37 बिलियन समथिंग था। तो फाइनेंशियली मस्क इज़ ए लूज़र जो है। और संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, वो एक सीमा तक की परवाह करते हैं, राष्ट्रपति की भी, दैट विज है। बट द हनीमून इज़ ओवर, आई थिंक।
तो सर क्या ये सच है कि कुछ मुद्दों को लेकर ट्रंप और मस्क के बीच अब मतभेद उभरने लगे? तो आखिर ये मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बेसिकली मैंने आपसे कहा, एक तो मुद्दा वही है बेसिकली जो डील हुई है 500 अरब डॉलर की जो डील हुई है उसमें उनका नहीं है। दूसरा क्या है कि जो राजकाज में हस्तक्षेप था, पार्टिसिपेशन था ट्रंप का, वो उतना नहीं है। ट्रंप को एक डिपार्टमेंट दिया गया है सरकारी खर्चे में कमी करने का, तो उसने कहा 23 लाख लोगों को निकाल दो जो है। अब संभव नहीं है 23 लाख लोगों को निकालना, तो एक बड़ा कारण ये भी है उस प्रोजेक्ट के अलावा ये है कि जो फैसले हैं मस्क के वो भी उतने विम्सिकल हैं जैसे ट्रंप के कई हो जाते हैं, कई बार फैसले हो जाते हैं, टेम्परामेंटल फैसले हो जाते हैं, उनको लागू नहीं कर सकते आप ये। तो वही देखते हैं भी मस्क ठीक काम नहीं कर रहा है, इसका विभाग ठीक काम नहीं कर रहा जो है। तो जो इंटरनल टीम है वहाँ पे ट्रंप की, उसमें विज़ाविज़ मस्क जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है एक तरह से, और वो आने वाले दिन में और बढ़ेगा। तो बेसिकली इस तरह से है कि राजकाज में जो उनका हस्तक्षेप था, मंत्री वो बनवाते थे, मंत्रिमंडल बनवाते थे, रशिया से बात हो रही पुतिन से तो टेलीफोन पकड़ लेते थे ट्रंप का, उसी फ़ोन से बात करने लग जाते थे। दोज गुड डेज आर ओवर बाय नाउ। तो ये 5-6 मुद्दे ऐसे हैं जिनके कारण से दोस्ती अब नहीं है दोस्ती। सर तो क्या अब नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा मस्क को? मिल सकता है, वो तो एक अलग कहानी है जो है। अब शांति पुरस्कार मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर बिजनेस पुरस्कार उसको दें या एंटरप्रेन्योरशिप का पुरस्कार दें तो समझ में बात आती है, बट आई एम नॉट ए जज, मैं इसमें अपना जजमेंट नहीं दे रहा, लेकिन चर्चा ऐसी, वो शांति पुरस्कार उसको मिलेगा। पर कीपिंग इन व्यू सीरियस डिफरेंसेस विद ट्रंप क्या मिल पाएगा, आई हैव माई ओन डाउट्स। सर अमेरिका चीन का विरोधी और चीन में मस्क का एक बड़ा कारोबार, आखिर ट्रंप इसे मैनेज कैसे करेंगे? इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे ट्रंप मैनेज करेंगे? ट्रंप तो मैनेज इसलिए नहीं करेंगे, ट्रंप का तो मोह भंग हो गया ना मस्क के साथ में एक तरह से। तो वाई विल बी टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन हिज इन्वेस्टमेंट इन चाइना। तो इसका अंतर क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि मस्क विल बी मूविंग मोर क्लोजर टू चाइना दैन ट्रंप आने वाले दिनों में। और इंटेलेक्चुअल हैं, ब्रिलियंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ आइडिया उनको भी दे देंगे कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए। तो एक तरह से ये कहना चाहिए कि एक इनसाइडर जो है ट्रंप का, वो चाइना के नज़दीक धीरे धीरे जा सकता है, ऐसा लगता है, इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है। सर तो यूएस में जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के छटनी का जो मस्त फॉर्मूला है, तो वो लागू हो पाएगा? मुश्किल है, अभी तो काफ़ी विरोध होना शुरू हो गया है जी। ये तो शटडाउन हो जाएगा। शटडाउन अमेरिका में आम बातें होते रहते हैं, मैंने पढ़ा कि 50 बार शटडाउन हो चुके हैं पिछले 50 साल में, लेकिन इतना बार शटडाउन तो कभी नहीं हुआ 23 लाख लोग एकदम से बाहर चले जाएँ जो है। मुश्किल है, लगता नहीं मुझे। लोग कोर्ट कचहरी भी जाएंगे इसमें तो, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, क्वांटम बहुत बड़ा है। 23 लाख लोग बहुत होते हैं, 2-4 लाख का होता तो लोग समझ लेते हैं अपने आप को जो है, तो मुश्किल है। सर अमेरिकी सरकार के जो सभी महत्वपूर्ण पद हैं, फिर वो चाहे राजनीतिक हो या फिर प्रशासनिक हो, उन पदों पर नियुक्ति का जो सिद्धांत रहा है वो क्या रहा? सिद्धांत सबसे पहले रहा है कि मेरे प्रति निष्ठा, लॉयल्टी, और दूसरा जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो। ठीक, तो ट्रंप कैसे हैं आपके सामने हैं, तो वैसे की वैसी उनसे वो आशा करते हैं, और ये आशा करते हैं कि भाई मैं एस्टेब्लिशमेंट विरोधी हूँ, सत्ता विरोधी हूँ मैं, तो आप भी बेसिकली सत्ता विरोधी होने चाहिए। 1, मेरे प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, योग्यता मेरिट बाद में, लॉयल्टी टेक्स द फर्स्ट सीट जी। आप कहते हैं, ये उनका इस तरह का। फिर क्या, मैं चाइना का विरोध करता हूँ, ट्रंप की बात हो रही है, ठीक है, तो आप भी चाइना विरोधी होने चाहिए। तो इसी आधार पे कह सकते हैं हम कि इसमें जो भाव है प्रतिशोध का लेने का पॉलिटिकल अपोनेंट से, वो इसमें अमेरिका का कल्चर नहीं थी। इसीलिए तो उसने कहा लेडी ने कि ट्रंप जो हार गई, कि ट्रंप डजंट रिप्रेजेंट द रियल अमेरिका एक तरह से जो है। तो अब वो क्या है कि ट्रंप ये चाह रहे हैं कि भाई जो मेरे लोग हैं वो इसी भाव पे काम करें, लॉयल्टी एंड प्रतिशोध जिसे कहना चाहिए, इस भाव पे रहें। तो बहुत से लोग हैं उनके साथ। तो एक नया पर्सनैलिटी कल्ट जो है ये अमेरिका में ट्रंप डेवलप कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल अमेरिकन डेमोक्रेटिक अप्रोच से थोड़ा सा हटके है। सर सुना है कि अमेरिका में ट्रंप इनकम टैक्स खत्म करने वाले हैं। अगर ये सचमुच होता है तो उनके पास विकल्प क्या है? कागजों में उनके पास विकल्प है। मैंने आपसे कहा ना, ये फैसला भी अभी तो इम्प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि अमेरिका का बिजनेस का अभी मामला ही सेट नहीं हुआ। चारों तरफ लड़ाई चल रही है, किसी की टैरिफ काट रहे हो, किसी की बॉर्डर बंद कर रहे हो,
किसी का वीज़ा कैंसिल कर रहे हो, उथल पुथल है। उथल पुथल में बिजनेस कहाँ से आएगा जो है, और बिजनेस नहीं आएगा तो इनकम टैक्स का जो 30% वहाँ है, हर इकॉनमी में होता है नॉर्मली 30% शेयर जो है रेवेन्यू में जो है वो उन्हीं का है, तो भाई ये कैसे होगा जो है। तो ट्रंप का बेसिकली कहना ये है इसमें कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, बिजनेस से लाऊंगा, टैक्स से लाऊंगा। तो कितने टैरिफ बढ़ाओगे, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा मुझे तो। और कुछ लोगों का कहना ये कि जो इनकम टैक्स का फैसला है ये धनाढ़े लोग वहाँ के हैं जिसमें ट्रंप खुद शामिल है, उनको बेनिफिट ज़्यादा करेगा बजाय आम आदमी के। ट्रंप का कहना ये है कि 1913 से पहले इनकम टैक्स नहीं था यहाँ, हम टैरिफ से बहुत धनवान थे, इतने धनवान थे कि हमने उसमें एक कमीशन बनाया था अमेरिका ने कि एक्स्ट्रा पैसा आ गया, इसको खर्चा कैसे किया जाए। तो ट्रंप कहते हैं कि बहुत जल्दी अमेरिका अब अमीर बनने वाला है, तो इस फार्मूला को लागू करो। लागू हो गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, इज ए प्रोग्रेसिव स्टेप, इनकम टैक्स खत्म हो गया, सुनने में अच्छा लगता है लोगों को जो है। और जनता का मतलब ये कि जितना पैसा आप कमाओगे सर आपकी जेब में रहेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ट्रंप विल एमर्ज एज ए हीरो अगर ये सक्सेस हो जाता है तो लेट्स सी अगले 6 महीने 1 साल में ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है। सर चीनी ऐप जो टिकटॉक है उसको लेकर ट्रंप ने यू टर्न क्यों ले लिया? यू टर्न ले लिया, मैंने कहा ना एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरी काउंट्स। जब उनको पता लगा 17 करोड़ यूज़र्स हैं इसके जाने से हमारा नुकसान है, तो उन्होंने मनुहार करी उससे, अमेरिका मत छोड़ो, यहीं रुको, मैं तुम्हारा यहीं ठीक ठाक करूँगा, बस ऐसा करो कि 50% पार्टनरशिप अमेरिकन किसी को दे दो, मतलब ट्रंप कह देंगे किसी को भी आप ले लो, ताकि इतने बड़े प्लेटफार्म पे केवल चाइना का कंट्रोल नहीं रहे, हमारा भी कंट्रोल रहे। लेकिन यूटिलिटी है कि मेरिट देखिए, इट हैज़ फोर्स्ड ट्रंप टू रिवर्स बैक हिज डिसीजन, जिसे कहना चाहिए। तो ये रहेगा अमेरिका में। अब देखना ये कि 50% पार्टनरशिप किसी अमेरिकन को वो देते हैं कि नहीं, दे देंगे, राज है, राज से आदमी समझौता कर लेता है। सर, ट्रंप के द्वारा WHO से दूरी बनाए रखने का फैसला, इसका जो प्रभाव है भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज पर कैसे पड़ेगा? सारे संसार पे ही है। तो ट्रंप हैज़ ट्रैक बैक, जिसे कहना चाहिए, रिलेंट कर लिया उन्होंने। और मैंने सुना उन्होंने कहा कि मैं पुनर्विचार करूंगा इस पर। अब यही मैं कह रहा हूँ ना कि बिना सोचे समझे, बिना प्रॉपर होमवर्क के, बिना प्रॉपर एडवाइज़र्स के आप फैसला करते हो, फिर पीछे हटते हो, तो गलत मैसेज जाता है। अब ये तो बड़ा भारी इशू है। WHO का तो पूरे संसार में रोल है, एड्स को रोकने में रोल है, कोविड में रोल है, खुद अमेरिका में रोल है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है वहाँ पे प्लेग वगैरह, इन सब में जो है इनको रोकने का, पीलिया, इनको रोकने का रोल है, बहुत भारी रोल है। तो ये सारी बातें एडवर्सली इफेक्ट होने वाली थी, लेकिन टचवुड सेंस हैज प्रिवेल्ड अपॉन ट्रंप। आई थिंक ही रिकंसिडर दिस डिसीजन। बट सर अभी तो WHO से खुद को बाहर कर दिया, एक WHO से खुद को बाहर करना, फिर दूसरा क्लीन एनर्जी और पेरिस क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट, ये खुद US के एजेंडा थे। हाँ। ट्रंप ने इनको भी पलट कर रख दिया। खुद अमेरिका पर या बाकी देशों पर ट्रंप के इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट सब पे है, WHO का मैंने बताया पूरे संसार पे है। और क्लीन एनर्जी का ये है कि भाई ट्रंप को खुद को सोचना चाहिए कि जो ग्लोबल पोल्यूशन है उसमें 14% तो आज भी खुद अमेरिका का है। अब आप बिना सोचे समझे एकदम से कह रहे हो कि ड्रिल बेबी ड्रिल, पूरे अमेरिका खोद दो। थ्योरी ये है कि ट्रंप का मानना ये है कि भी गैस और तेल के सबसे बड़े भंडार अमेरिका में हैं, तो खोदो, तेल का उत्पादन बढ़ाओ, अरब राष्ट्रों की कीमतें गिरेंगी, तेल का वो गिरेगी कीमत जो है। तो उनका अपना मानना, उनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज फालतू का मुद्दा है, इसका बिजनेस से कोई सेंस नहीं है। एक तो ये हमारे प्रगति को रोक रहा है, हमें पेट्रोल निकालने से, गैस निकालने से रोक रहा है। दूसरी तरफ हम इस पर खर्चा और कर रहे हैं अरबों रुपए का, तो क्या है ये? उनकी सोच है इस तरह की। तो अब 2026 में एक सम्मेलन हो रहा है इस तरह का, तो शायद उसमें जाएंगे। तो बहरहाल ये कि इसमें कोई इनको एलिमेंट थोड़ा सा ये भी रहा है कि बाइडेन के फैसलों को उलटने का एक अभियान चला हुआ है, तो ये भी उनके फैसले थे, तो इसको उलट दो। लेकिन इससे क्या है कि अमेरिका थोड़ा अनपॉपुलर हो रहा है। और दूसरा क्या है कि $350 बिलियन के तो ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है इसके अंदर, एग्रीमेंट के अंदर जो है, उसका क्या करोगे, ये एक अलग बात है। आई थिंक जैसे WHO रिकन्सिडर हुआ है, it is possible that he may reconsider Paris Agreement also in the coming days. सर, चीन के ऐप AI DeepSeek ने कैसे ट्रंप के AI स्टार इनवीडिया की नींद उड़ा दी है, और क्या इससे ट्रंप का अमेरिका को सबसे बड़ा AI सेंटर बनाने का जो सपना था वो टूट चुका है? साथ ही से एक और सवाल, जिनपिंग ने क्या शुरुआती दौर में ही ट्रंप को एक बड़ा झटका दे दिया है? हाँ, वो कहना आपका ठीक है, ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है कि पुतिन ने भी कहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मालिक होगा, सबसे आगे होगा, वो सारा संसार उसके अधीन राज करेगा, संसार में उसका राज होगा। और यही बात ट्रंप ने कही थी, इसलिए इतना पैसा लगाया था।
500 अरब डॉलर अपने प्रोजेक्ट पे जो है। अभी तो बैटल ऑफ विट्स है ना, चाइना स्मार्ट तो है, उन्होंने कुछ ऐसा लो कॉस्ट मॉडल निकाल दिया वहाँ पे कि एकदम से मार्केट क्रैश कर गया इसका जो है। तो कहते हैं 600 बिलियन डॉलर का एक दिन में नुकसान हुआ अमेरिका को, फिर 400 बिलियन डॉलर अगले दिन रिकवर हुए, कुछ और नुकसान हुआ। लेकिन इसका जो मैसेजिंग हुआ वो बड़ा गलत हुआ ट्रम्प के लिए। इंटरनेशनल मार्केट में चला गया कि चाइना हैज़ गिवन यू ए रीबफ, तुम जो लंबी लंबी बातें रोज़ कर रहे हो तो बिजनेस फ्रंट पे आओ, टक्कर लो हमसे। कैसे टक्कर लोगे आकर के? तो इट्स जस्ट ए बिगिनिंग ऑफ चाइनाज डोमिनेंस इन बिजनेस एरियाज विच विल फर्दर ग्रो एंड ब्रिंग ए कन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका ऑन बिजनेस फ्रंट, ऐसा मुझे लगता है जो है। और भारत का तो खैर वो तो दूर की बात अलग है। तो बहरहाल इनका तो यह है कि झटका इनको लगा है एंड इट हैज़ सीरियसली डैमेज द प्रेस्टीज एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्रम्प। सर, एआई के क्षेत्र में सुपर पावर्स के टफ कंपटीशन में आप भारत को कहाँ पर देखते हैं? देखो, भारत तो अभी जैसे कहना चाहिए कि भाई अभी प्राइमरी स्कूल में है जहाँ तक इसका सवाल है एआई का, लेकिन एफर्ट अप्रिशिएट करने वाला है। यू हैव ए जीनियस इन मोदी कैबिनेट दैट इज़ अश्विनी वैष्णव, जिनका राजनीति से हटके दिमाग चलता है इन टेक्निकल चीज़ों में। उन्होंने 2 दिन में तय किया है कि मैं अगले 8-10 महीनों के अंदर ही जो है एक अच्छा फाउंडेशनल मॉडल जो सस्ता होगा, भारत के लिए होगा, वो मैं बना के दूंगा। 6 डेवलपर उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं एक तरह से जो है। तो वैष्णव की सोच बिल्कुल ठीक है। इट्स ए टाइम टू प्रमोट टैलेंट इन इनोवेशन, और इनोवेशन इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी इन द कमिंग डेज जो है। तो भारत को उम्मीद कर सकते हैं कि भारत पिछड़ा हुआ नहीं है इसमें, लेकिन भारत जो है चाइना को मात दे दे, अमेरिका को मात दे दे, ऐसा तो भी नहीं लगता है। इट्स टू अर्ली, लेकिन ठीक है, एक मोरल बूस्टर है वैष्णव का ये मूवमेंट जो है, ये करना जो है। तो लेट्स होप कैसे पिकअप करता है। सर, आपको लगता है कि क्या भारत में भी एक अलग मंत्रालय होना चाहिए एआई के मसलों से सुलझने के लिए? बिल्कुल होना चाहिए। एंड नरेंद्र मोदी हैज़ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द मिनिस्टर द सेम, अश्विनी वैष्णव ऑलरेडी इज़ हैविंग दिस टाइप ऑफ मंत्रालय विद हिम। तो कोई नया बस केवल एक स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, कुछ एक अफसर लगाने पड़ेंगे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। मंत्रालय अगर हो तो अच्छा है, समय की डिमांड तो यही है जो है। बाकी आई थिंक दिस प्रपोजल ऑलरेडी मस्ट बी अंडर कंसिडरेशन। होगा तो नरेंद्र मोदी का नाम होगा संसार में कि देखो ये भी इतने अलर्ट हैं कि उन्होंने एक अलग से मंत्रालय बना दिया इसके लिए। इट्स ए गुड मूव, प्रैग्मेटिक मूव, लेट्स सी। सर, आखिर मोटे तौर पर जो ट्रम्प है उनकी विदेश नीति क्या होने वाली है? उनकी विदेश नीति है ही नहीं जो है ना। उनकी विदेश नीति ट्रांजिशनल है, जिसके साथ जैसा उनका हुआ नफ़ा नुकसान उसके हिसाब से उनकी विदेश नीति। उनकी कोई स्थायी विदेश नीति नहीं है उनके पास में जो है। ये तो एडहोक है जिसे कहना चाहिए। एडहोक नीति बुरी नहीं है, प्रोवाइडेड इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड एंड इट ब्रिंग्स यू गुड रिजल्ट्स। लेकिन अभी तो कुछ हो नहीं रहा, हर किसी से लड़ रहे हैं आप जो है, तो ऐसे कैसे होगा? तो बहरहाल उनकी विदेश नीति को अगर कहा जाए तो एक ही विदेश नीति उनकी, जो मैंने आपको शुरू में कहा, अमेरिका फर्स्ट एंड अगेन मेक अमेरिका ए बिग नेशन, ए ग्रेट नेशन जिसे कहना चाहिए। तो ब्रॉडली जो है वो यही उनकी फॉरेन पॉलिसी है, यही आइडियोलॉजी है एक तरह से। तो लेट्स सी, ऐसा विदेश मंत्रालय की जो नीति होती है ऐसा नहीं, इसमें सिंगल हैंडेड पॉलिसी है, ट्रम्प का माइंड है जो, और डे टू डे उनके डेवलपमेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज से जो रिलेशनशिप है उनकी, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करेगी, ऐसा लगता है। सर, ट्रम्प के इस राज में चीन, अमेरिका और रशिया के रिश्ते कैसे होने वाले हैं, और जिनपिंग और पुतिन में से टक्कर कौन देगा ट्रम्प को? देखो, टक्कर तो अभी दे दी ना जिनपिंग ने, तो उसने चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने तो दे दी टक्कर आपके एआई के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दे दी टक्कर। और चाइना बड़ा देश है, अब डिपेंड करता है अमेरिका कैसे मूव करता है। अमेरिका ने कहा है कि मैं जाऊंगा चाइना, लेट्स सी बात कैसे आगे बढ़ती है। दे आर वेरी शूड पीपल, चाइनीज़, वेरी शार्प, वेरी स्टेबल माइंड, ठीक है ना। और ट्रम्प का ये है कि इसका एग्रेशन अच्छा है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी डिसीशंस में नहीं है उतनी। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा इनस्टेबल है, दैट वे जो है। तो बिटवीन द टू की बात करें तो होगा। और रशिया की बात देखें तो रशिया तो ही इज़ ट्रम्प्स मैन, पुतिन, आप यूँ मान लीजिए इसको। पहले भी आरोप लगा था उनका कि पुतिन को जिताने की कोशिश की थी उन लोगों ने, दिस वे और दैट वे जो है ये। तो बेसिक तो चीज़ यही है। और ये मैंने एक जगह पढ़ा कि भाई इशू आज इंडिया के सामने ये नहीं है कि चाइना और अमेरिका कैसे चलते हैं, इशू ये है कि आप और चाइना मिल करके अमेरिका को कैसे हैंडल करते हो, ये इशू है बोले एक तरह से जो है।
तो ये भी एक पहलू है उस इशू का। आपने कहा ना कि चाइना, रशिया, इंडिया, अमेरिका, ये जो है उसमें एक पहलू, एक नई थ्योरी ये भी है उसमें कि खाली पुतिन पे एतवार करने के बजाय चाइना के साथ भी हमें थोड़ी हेलो रखनी चाहिए। थोड़ा जो रिश्ता हमारा बढ़ रहा है, अभी बांध के मामले में बढ़ा, रिवर्स के बारे में वो डॉक्यूमेंटेड जो डाटा एक्सचेंज था वो भी उन्होंने मान लिया कि हम डाटा देंगे जो है आगे करके। तो इसमें जो मेन इशू है वो ये है कि हाउ इंडिया एंड चाइना फेस अमेरिका डिप्लोमेटिकली। सर, आपको क्या लगता है कि गाजा पर ट्रंप के प्लान से मुस्लिम राष्ट्र क्यों चिंतित है और क्या ट्रंप का फॉर्मूला लागू हो पाएगा? वंस अगेन इम्प्रैक्टिकल जो है। अब ट्रंप ने कह दिया कि 15 लाख लोग हैं फ़लस्तीन में, कुल फ़लस्तीन बर्बाद हो चुका है, मिट्टी का ढेर है वहाँ, इतने हमले हुए, सब कुछ हुआ, तो भी इनको जो बॉर्डर एरियाज़ है मिस्र का और जॉर्डन का है उसमें इनको शिफ्ट कर दो 15 लाख लोगों को, वहाँ हाउसिंग कॉलोनी बना देंगे, कर देंगे। अब कौन जाता है, अपना घर छोड़ के कौन जाता है जो है। और फिर पॉलिटिक्स है, वहाँ के लोग जैसे कश्मीर में लोग पहले कहते थे हमें तो अलग कश्मीर चाहिए, वहाँ के लोग कहते हैं हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, 2 नेशन होने चाहिए जो है, वो लोग अलग से वहाँ पे लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि 15 लाख को कौन संभालेगा जॉर्डन और मिस्र में आकर के, तो सारे अरब राष्ट्र एक साथ हो गए। अगेन दे पोज ए थ्रेट टू ट्रंप। ये दूसरी बड़ी बगावत है ट्रंप के खिलाफ, जो मैंने कहा था ना कनाडा, चाइना और वो कर रहे हैं, कोलंबिया कर रहा है, ये दूसरी बड़ी बगावत है उनके खिलाफ जो है। उनका नो वी डोंट एग्री, वहीं रहेंगे लोग जहाँ पे हैं, वहीं इसको ठीक करेंगे अपन। तो अमेरिका के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम दे हैव डिफाइड अमेरिका जो है। और पॉलिटिकली उनका कहना ये भी एक तरह से है कि यार अमेरिका की सरकार बहुत हस्तक्षेप करती है इसमें जो है बार बार आकर के, तो हमें हमारे हाल पे ही छोड़ दो, दैट वे। तो बहरहाल मुझे लगता नहीं कि फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। सर, एक लंबे समय बाद अमेरिकी फोर्सेस ने 2 दिन पहले सोमालिया में अटैक किया जो ISIS के ठिकाने हैं। क्या इसे एक नए इराक युद्ध की राह पर चलते हुए देखा जा रहा है यूएस को? देखो ये भी फिर वही सवाल है कि एडहॉक डिसीजन। भाई ISI जो है आपका, ये कोई पहली बार थोड़ी हमला हुआ है, रोज़ ही हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है। आपके टाइम में पहली बार हुआ तो आपने फोर्सेस का गो एंड अटैक, तो उन्होंने कहा ठीक है ढूंढ लेंगे तुमको, मार डालेंगे तुमको, ठीक है। अब सवाल है कितना का आगे जाओगे इसमें, कि बर्न योर फिंगर्स इन अफगानिस्तान पहले देख चुके हो आप, और ये सारे आतंकवादी संगठनों से घूम फिर के दोस्ती हुई, समझौता हुआ, तालिबान आपके सामने है, सब देखा। तो जब तक वेल प्लान पॉलिसी नहीं हो कि हाउ यू हैव टू हैंडल टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट इन दीज कंट्रीज़, तब तक आप ऐसा एक्शन मत लीजिए। अब एक एक्शन से क्या होगा, दैट वे जो है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि, और अमेरिका चूँकि स्मार्ट है इसमें, ट्रंप पैसा खर्च करना नहीं चाहता, तो जो जहाज़ 2 चले गए पेट्रोल डाल के वापस अब तो और जहाज़ नहीं भेजेगा वहाँ, मुझे लगता है उसको लगेगा हम लंबा उलझने वाले हैं वहाँ पे, तो नहीं खर्चा करेगा, तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। सर, ट्रंप ने 6 महीने में रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का वादा किया है, क्या आपको लगता है कि वो अपने इस वादे पर खरे उतरेंगे? वादा अच्छा है, मंशा अच्छी है, प्रयास अच्छा है, होगा इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पहली बात हुआ कि अभी कल ही जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने बयान दे दिया है कि ट्रंप साहब आप मुझे दूर रख के रशिया के साथ बातचीत करके और ये समझौता करना चाहते हो तो नहीं होगा, उस शांति वार्ता में मेरा बैठना मैंडेटरी है, मैं साथ बैठूंगा जो है। ये एक तरह से चैलेंज है। और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो खास तरह खुददार किस्म के, बड़े कॉम्पिटेंट किस्म के आदमी हैं। तो अगर कोई डील इस तरह की हुई रशिया और इन्होंने आपस में की, ट्रंप ने यूक्रेन को लेके, वो मानेगा नहीं वहाँ पे जो है। लेकिन बस स्टिल वी शुड होप कि आने वाले 6 महीने तो बहुत टाइम पड़ा, अभी तो महीना भर ही नहीं हुआ, दैट वे जो है। पहले उन्होंने कहा था मैं 24 घंटे में कर दूंगा, वो तो खैर नहीं हो सकता 24 घंटे में, तो 6 महीने में उम्मीद है। लेकिन एक बात इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, रशिया यूक्रेन का समझौता तब तक नहीं हो सकता जब तक आप नरेंद्र मोदी के घर जाके मनहार नहीं करेंगे कि चलिए साहब हमारे साथ, और इन लोगों को बैठाइए, रशिया को, उन दोनों को, और समझौता कराइए। लास्ट टाइम आपको ध्यान है कितना करीब पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी समझौते के, जब रशिया ने कह दिया था कि आपकी ज़रूरत है, उन्होंने कह दिया था आप में भरोसा है, फिर सिचुएशन चेंज हो गई थोड़ा जो है। तो मुझे लगता नहीं कि ट्रंप अकेले अपने बल पे भारत नरेंद्र मोदी को एसोसिएट किए बिना और यूक्रेन को एसोसिएट किए बिना इसको करा लेंगे, ऐसा लगता नहीं है। सर, आखिर ट्रंप कैसे सॉल्व करेंगे ईरान वाला जो पेचीदा मुद्दा है, और क्या दोनों ही कंट्रीज के बीच परमाणु जो डील है वो संभव हो पाएगी कभी? देखो मुद्दा तो ये है कि भी एक मुद्दा तो है अमेरिका और ईरान के बीच में, परमाणु बम ईरान के पास नहीं होना चाहिए, ऐसा इनकी मंशा रहती है।
तो ट्रम्प का मानना, उनकी इंटेलिजेंस भी यही कहती है कि अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन बनाने का यूरेनियम वगैरह सारा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। अब ये करना चाहते हैं परमाणु डील, लेकिन ईरान इंटरेस्टेड नहीं है। ईरान ने कहा पिछले कार्यकाल में आपने इस समझौते को तोड़ दिया था हमें बिना बताए हुए, तो हमें आप पे भरोसा नहीं है। तो पहले तो आप सबसे पहले हमारे पे जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए, आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए, ये हटाइए, नंबर 1। नंबर 2, भरोसा दीजिए कि यू विल बी रिलायबल पार्टनर। अचानक आप नहीं तोड़ दोगे तो बात कुछ आगे बढ़ सकती है। और वैसे क्या ईरान के हालात डिमोरलाइज्ड हैं, उनका टॉप मैन की डेथ हो गई थी, वैसे ही कंट्री हेडलेस है एक तरह से। फिर हमास के चीफ को मार दिया इजराइल वालों ने उठा के, तो डिमोरलाइज्ड हैं वो। हो सकता है मान जाएं वो। अमेरिका कहना है कि भी मान जाओ इसको, आप बाइडेन के टाइम में भी नहीं माने थे, अब मान जाओ इसको। और दूसरी बात क्या है कि वो जो एग्रीमेंट होता है जिसमें लिखा जाता है कि इंस्पेक्टर्स आएंगे, न्यूक्लियर वो में वेरीफाई करेंगे आप क्या कर रहे हो, ये सारी बातें अगर वो मान जाता है ईरान, तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं। ईरान चूँकि डिमोरलाइज्ड है अभी, इसलिए चांसेस हैं कि 2-4-6 महीने में अगर बात आगे बढ़े तो बढ़ सकती है। सर, अब चीन के रास्ते पर चल पड़े हैं ट्रम्प, विस्तारवादी नीति। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प की विस्तारवादी एजेंडा ये है क्या? कुछ नहीं है, मन का शौक़ होता है हर आदमी का। अब वो अमेरिका के राजा हैं, मन में भाव आता है कि यार मैं संसार का राजा बन सकता हूँ क्या। तो चलो देखो भाई, तो फिर देख लिया कनाडा अपने पास ही है, चलो तो इसको पकड़ो। कहा कि 51वां राज्य बन जाओ तुम हमारा, वो ना आज बने ना कल बने, दैट वे जो है कनाडा का। फिर उसके बाद में पनामा नहर का कह दिया कि चाइना कंट्रोल में वापस करो, ठीक करो इसको। और एक और ग्रीनलैंड का इशू है, वो बरसों से चला आ रहा है। वो कहते हैं बेच दो हमको, वो कहते हैं नहीं बेचेंगे। वो क्या है कि म्यांमार से आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके जो विदेश और रक्षा के हैं विभाग, वो अभी भी म्यांमार के पास हैं। म्यांमार कह रहा है नहीं, हमारी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेंगे। वहाँ म्यांमार बगावत कर रहा है। मुझे लगता नहीं ग्रीनलैंड ट्रम्प ले पाएंगे। ट्रम्प कहते हैं मेरी सुरक्षा की ज़रूरत है, लगता नहीं है। ये भी उन एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में है ट्रम्प के, ये तीनों जो हैं विस्तारवादी विचार। विस्तारवादी तो ट्रम्प कभी उस तरह से नहीं रहे, लेकिन कभी कभी कुर्सी आदमी को विस्तारवादी बना देती है। तो पूरे संसार में हल्ला हुआ ट्रम्प आ गया, ट्रम्प आ गया। उनको लगा मैं संसार का कौन सा सम्राट होता है, चक्रवर्ती सम्राट, मैं संसार का बन गया हूँ। तो उनका मन आया होगा, उन्होंने कह दिया लाओ, डजंट लुक टू बी फिजिबल, डजंट लुक्स टू बी फिजिबल। सर, जो ग्रीनलैंड प्लान आपने जिसका जिक्र किया ट्रम्प का, क्या इससे नेटो के देश आमने सामने भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। फ्रांस सुना मैंने इनके साथ आ रहा है, और बाकी हैं ही। वो कहते हैं भी ये क्या दादागिरी इसकी, यार बताओ कोई डेमोक्रेसी भी है कि नहीं। और है तो आप उसे डील करो प्रॉपरली बैठ के। ये थोड़ी कि मैं 100 रुपये में खरीद लूँगा या 100 रुपये दूंगा, 100 रुपये दूंगा। आप डील करो, उसे नेगोशिएट करो। हो सकता है 1000 रुपये में बेचना चाहे वो, तो खरीद लो उसको, पैसे हैं तो उसमें क्या बात है ना। और फिर दूसरी बात आती है स्वाभिमान सत्ता की, कि राष्ट्र है उसको खरीदना बेचना संभव है कि नहीं, उस तरह से जो है। सो दिस इज़ ऑल, ऐसी चलेगा। सर, ट्रम्प ने अगले 90 दिनों के लिए हर तरह की जो विदेशी सहायता है उस पर अस्थायी रोक लगा दी। आपको क्या लगता है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अदर कंट्रीज पर? इसका इम्पैक्ट बहुत डिजास्टर है अदर कंट्री पे। 180 देश, अमेरिका तो क्या है ना, जन्म से ही दानदाता है संसार का, ये छवि रही है उसकी, अमेरिका की जो है, ये उसकी रेपुटेशन है, नैरेटिव है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। आप ये मानिए इसको जो है। 180 देश हैं, उसमें 5 लाख करोड़ की सहायता है हर साल की, और बंद हो गई जो है। सारे देश प्रभावित हैं। कौन सा देश है? भारत के भी 1300 करोड़ रुपये रुक गए, आप ये मानिए जो है। सारों के रुक गए, बांग्लादेश के रुक गए, पाकिस्तान के रुक गए, सभी के रुक गए। पाकिस्तान पहले ही गरीब हालत में, बांग्लादेश की क्या स्थिति है, और बड़े देश हैं उनके भी रुक गए, सबके जो हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हम 85 डेज़ के बाद में रिव्यू करेंगे इसको। उनकी सोच तो अपनी जगह सही है, उनकी सोच तो अपनी जगह इस तरह से सही है कि भी अगर मेरा पैसा मैं दे रहा हूँ दूसरे देशों को और मेरे काम नहीं आ रहा जनता के, मेरे को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो देयर इज़ नो एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड, नो लग्जरी जो है। तो ट्रम्प अपनी जगह सही है। तो लेट्स सी अब आगे कैसे। उसने 2 को जारी रखा अपना, उसने इसको इजराइल को और उसको मिस्र को, उसको जारी रखा अभी। उनको तो 60,000 करोड़ जाते हैं इजराइल वगैरह को, 1200 करोड़ शायद मिस्र को जाते हैं, इंडिया को 1300 करोड़ जाते हैं। तो ये फैसला इससे ये राष्ट्र जो हैं छोटे छोटे जो उम्मीद से मदद से चलते थे, ये पंगु हो जाएंगे फाइनेंशियली अगर ये वापस रिवाइव नहीं हुआ तो। और लॉजिकली अमेरिका अपनी जगह सही है कि यार मैं वाई शुड आई हैव एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो। अगर सरप्लस मनी है तो बांटो, और सरप्लस मनी अगर नहीं है तो काहे को फिर। तो इसके क्या है, फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं संसार में। लेट्स सी, 180 देश प्रभावित हैं इससे। सर, बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रति ट्रम्प का रवैया क्या रहने वाला है? वो बिल्कुल क्लियर है।
फॉर्चुनेटली इंडिया के मेंटली इंडिया के साथ है ट्रम्प इसमें, क्यों कन्विंस हैं वो कि पाकिस्तान में जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चलता है और पाकिस्तान किसी न किसी बहाने पैसे लेता है सबसे, देशों से जो है, अमेरिका से, इससे सबसे जो है, तो सब बंद होना चाहिए। तो मिलिट्री एड थी पाकिस्तान की हज़ारों करोड़ की, वो आज 7-8 साल से बंद पड़ी है। बाइडेन के इन्होंने बंद की थी ट्रम्प ने पहले, बाइडेन के टाइम में भी वो बंद रही जो है, अब चालू होने का कोई चांस नहीं है। एक $80 मिलियन की कोई हेल्प जाती है उनको रेगुलर, वो भी बंद है अभी, वैसे ही बंद होगी इससे जो है। और पाकिस्तान की हालत तो आप देख रहे हैं, बांग्लादेश की वैसी स्थिति है। और चूँकि इंडिया के साथ हैं मेंटली ट्रम्प, और इंडिया चूँकि वर्तमान सरकार है वो अच्छा बिहेव नहीं कर रही है वहाँ पे, आप देख ही रहे हैं जो है, और हसीना इंडिया में है। तो एक बार सवाल आया भी था कि क्या अमेरिका कभी किसी सिचुएशन में जाकर के आगे जो है इसको वापस वहाँ एस्टेब्लिश करते हैं वहाँ पे, क्यों वो जो वहाँ बना है राजा, नकली राजा ही मानिए आप उसको, शुरू में तो बन गया जो है, अब वहाँ पे 2 बड़े राजनीतिक दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो राजा को समझ में आ जाएगा कि राज चलाना बहुत मुश्किल है यहाँ, तो नया राजा भाग जाएगा एक दिन वहाँ से। अब उस दिन कोई अमेरिका और ये मिलके किसी को बैठा देंगे तो बैठा देंगे। तो बहरहाल तो सिचुएशन ये है इसमें कि इन दोनों देशों प्रति ट्रम्प का रुख नेगेटिव है, ट्रम्प से इनको कोई उम्मीद नहीं है, तो इनडायरेक्टली दैट गोज़ इन फेवर ऑफ इंडिया। सर, भारत और चीन के बीच मानसरोवर यात्रा और डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के समझौते को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा समझौता है। इट्स वन मोर, जिसे कहते हैं ना फेदर इन कैप ऑफ नरेंद्र मोदी, यही कहते हैं आपके, फेदर इन कैप ऑफ नरेंद्र मोदी जो है। ये लाखों लोगों की इच्छा थी, और अब तो कुंभ के बाद ऐसा लगा करोड़ों लोगों की इच्छा रही होगी देश में। 7-7 करोड़ लोग एक दिन में कुंभ जा रहे हैं, तो पूरे साल में 1 करोड़ लोग तो मानसरोवर भी जा सकते हैं ना। भक्ति का भाव है देश में, इसमें लहर है जो है, तो अच्छा है वो अलाउ कर दिया उन्होंने। डायरेक्ट फ्लाइट्स भी हो गई जाने के लिए, तो एक अच्छा मूव है, सरकार की गुडविल है, एंड वन मोर पॉजिटिव स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ इम्प्रूविंग आवर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद चाइना जो है, तो अच्छा है, गुड न्यूज़। सर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति केनेडी के हत्याकांड के जो सीक्रेट पेपर्स थे उसको बाहर ला करके ट्रम्प कैसे हीरो बन गए? हीरो बन गए, ट्रम्प का माइंड चलता है जिसे कहना चाहिए, बिना किसी एक्सपेंस के, बिना किसी रिस्क के हीरो बन गए। और सारे संसार में जिज्ञासा शांत हुई लोगों की कि केनेडी की हत्या कैसे हुई थी 63 साल पहले, फिर उसके भाई की हत्या कैसे हुई, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कैसे हुई हैं। ये कहते हैं मिट्टी से सोना पैदा करना, तो ट्रम्प ने मिट्टी से सोना पैदा किया संसार में, और अमेरिका में हीरो हुआ है फॉर द टाइम बीइंग। ये मूव तो हीरो बनाने वाला है, बताने वाला है। अब इसको देख के कुछ लोग यहाँ भी कह देंगे स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस के पेपर्स भी लाओ। अब पता नहीं उनकी क्या स्थिति है, क्या कंपल्शंस हैं गवर्नमेंट में, हैं कि नहीं है, क्या है, लेकिन ये प्रयास अच्छा है। और अगर वास्तव में ऐसे कागज़ हैं, मौजूद है यहाँ, तो नरेंद्र मोदी की जच गई किसी दिन, तो स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, बोल्ड आदमी, किसी दिन वो कदम उठा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ द केस जो है। लेकिन वहाँ एक अच्छा ये प्रयोग उसने किया, तो मतलब हीरो है, यश मिला उनको इससे जो है। और इसमें इसमें एक थ्योरी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसका भी कोई जिक्र इसमें हुआ होगा, मैंने पढ़ा नहीं, वो जो पेपर्स निकले हैं, इतना खैर मैं मुझे आता भी नहीं पढ़ना, लेकिन जो लोग पढ़ेंगे वहाँ से देखूंगा मैं। तो उसमें कहा कि थ्योरी क्या थी, किसने मारा, वो तो ठीक है पकड़ा गया, आपने कहा मैं ड्राइवर ने मारा, इसने मारा, ठीक है। तो थ्योरी क्या थी, तो एक थ्योरी थी कि CIA ने मारा। तो ये है कि CIA के बारे में ये कहा जाता है कि फेडरल कास्ट्रो को मारना चाहती थी CIA, वो 35 साल से शासन में थे और वो अमेरिका को सूट नहीं करते थे, तो उसको मारने के लिए हवाई सेना का उपयोग करने की बात थी। तो कैनेडी ने उसको परमिट नहीं किया कि हवाई सेना की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ग्राउंड पे देखिए, तो खिलाफ थे उसके। तो ऐसे माना जाता है कि एक कारण ये हो सकता है। दूसरा माना गया कि CIA ने माफिया को हायर करके, आजकल ये करते हैं, प्राइवेट माफिया को हायर करके करवाया होगा। तीसरा फिर था KGB, रशियन एजेंसी ने करवाया होगा। दैट वे जो है, अलग अलग धारणाएँ हैं। इन्हीं धारणाओं के साथ फेडरल कास्ट्रो का नाम फिर से किताबों में आया, संसार के अखबारों में आया। पॉपुलर शासक था वहाँ पे, 2016 में उसकी डेथ हो गई, 90 साल का था वो। इतने साल तो रहा ही देखो वहाँ पे जो है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि पेपर्स रिलीज़ करके, सीक्रेट पेपर रिलीज़ करके जो है, वो ट्रम्प को पॉलिटिकल माइलेज मिला है इसमें। सर, एक सवाल है कि मुंबई का जो 26/11 हुआ, उसके जो अपराधी थे राणा, उनको भारत को सौंपने का जो पूरा प्रकरण है, उसमें आप ट्रम्प की भूमिका कैसे देखते हैं? ट्रम्प का मॉरल सपोर्ट है, बस ये है। ट्रम्प का साइलेंट सपोर्ट है, एक तरह से सेरेमोनियल सपोर्ट है कि कोई उसमें अड़चन किसी ने नहीं डाली, पहली बात। और ट्रम्प का माइंड क्लियर होगा तो अड़चन किसी ने, संकेत होगा, अड़चन नहीं डालनी अपने को। वह तो क्या सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो चुका था
गुंजाइश बहुत कम थी उसको रोकने की। आ रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या है उसके आने से यहाँ पे एक गुडविल जेस्चर ट्रम्प को जाएगा यहाँ से। ट्रम्प के नंबर बने इसमें विज़ा विज़ इंडिया, आप ये मानिए, चाहे उसने किया है नहीं किया, लेकिन उसके नंबर बने कि उसके कार्यकाल में भारत का घोषित अपराधी जो है भारत वापस लाया गया, और उसका पॉलिटिकल माइलेज गवर्नमेंट को मिलेगा, नरेंद्र मोदी को मिलेगा, उसको पकड़ के वापस न लाने का जो है। सर, एक बहुत चौंकाने वाला घटनाक्रम देखने को मिला कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में खालिस्तानी समर्थक पन्नू की मौजूदगी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये तो एक कंट्राडिक्शन है ही ना अमेरिका की पॉलिसीज़ में। उसमें पिछले दिनों में बात आई थी कि पन्नू गया था वहाँ पर, उसके सम्मान में वहाँ का दूतावास जो अमेरिका का है उसको चाय पिलाई, हाई टी हुआ उसके सम्मान में, हमने विरोध जताया। ये कुछ इश्यूज ऐसे हैं ग्राउंड पे जो चलते ही रहते हैं वहाँ पे जो है। ये इंडियन एजेंसीज ने उसको लोकेट किया कि बैठा हुआ था, मोबाइल से तस्वीरें बना रहा था, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। किसी ने रोका, इंडियन एम्बेसडर ने, तो कुछ ऐसे करने लग गया। रशिया वाले ने रोका, उसको कोई तू तड़ाक ऐसे करने लग गया, उसको बैठ के जो है। इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री हैज स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड टू अमेरिकन एम्बेसी, और ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आपने कहा था ना ट्रंप और हमारे रिश्तों में खटास कब आ सकती है, ऐसे छोटी छोटी घटनाओं से कई बार खटास आ जाती है। दैट वे जो है अनफॉर्चुनेट। वी होप दिस इज नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर। सर, ट्रम्प चाहते हैं कि वॉशिंगटन को वर्ल्ड कैपिटल बनाया जाए क्रिप्टो करेंसी के मामले में। इस मूव को आप कैसे देखते हैं? उनका मन है। यहाँ तो टैक्स लगाने की बात चल रही है सब तरह से, अलग अलग देश की अलग अलग नीति है। दैट वे जो है वो उसको बनाना चाहते हैं। ट्रम्प इज़ ए बिजनेसमैन, उनको लाभ दिखा होगा अमेरिकन का उसमें, और खुद का भी लाभ दिखा होगा, और एक प्रगतिशील समाज का मैसेज देना चाहते होंगे, एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी का, कि हमारे यहाँ ये करेंसी भी चलती है। तो उनका इरादा है, तो लेट्स सी कैसे बनाते हैं उसको। सर, अमेरिका जैसा चुस्त दुरुस्त प्रशासन वाला देश, लेकिन उनके यहाँ पर भी कैलिफोर्निया जैसा इतना बड़ा अग्निकांड हो गया, कैसे संभव है? ये वास्तव में आश्चर्य की बात है। आप देखिए 16 लोग तो मारे गए, 1.5 लाख मकान जला गए, और हैरानी की बात है कि जब मैंने तस्वीरें देखता था टेलीविज़न पे, यकीन नहीं होता था कि अमेरिका जैसे देश में इतना बड़ा फायर इंसिडेंट और कोई इसको रोक नहीं पा रहा 10 दिन तक जो है। क्या दृश्य था देखने वाला जो है। तो ये गए ट्रंप जो है, इन्होंने सीधा ही कह दिया कि बाइडेन नकारा राष्ट्रपति था। एक नई परंपरा की शुरुआत इस तरह की भाषा की वहाँ पे जो है, और कुछ नहीं किया उन्होंने जो है। तो पता ही नहीं कितना नुकसान का अनुमान लगाना ही संभव नहीं है वहाँ पे जो है। तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, और इससे लगता है कि राष्ट्र चाहे कितना ही बड़ा हो, जब तक कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सेंसिटिव नहीं होगा इन चीज़ों के प्रति, तो फिर एक बार बात बिगड़ने से कंट्रोल करना मुश्किल है। आपको भी लोकल लेवल पर कंट्रोल किया जाता है, उसी लोअर लेवल पे, जिसको अपने इंस्पेक्टर लेवल कहते हैं, या इंडिया में थानेदार लेवल कहते हैं, या नगर परिषद लेवल कहते हैं, नगर निगम लेवल कहते हैं, उस पर अगर फायर ब्रिगेड के लेवल पे कहते हैं अपन उसको, वहाँ अगर इनिशियली पकड़ते तो बात होती, नहीं हुआ। बट वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी चैलेंजिंग टू द सर्वाइवल ऑफ एनी अदर कंट्री ऑन दिस लेवल। इतनी बड़ी आग कहीं लग जाए तो क्या करोगे? तो बहुत सारे मुद्दों पर सर, यूएस और भारत के रिश्तों पर आपने बात की, किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और ट्रंप का आना अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों को भी कैसे प्रभावित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, द जेसी शो में आप शामिल हुए और भारत अमेरिकी रिश्तों पर और भविष्य पर आपने बात की। लेकिन कहा जाता है यूएस इंडिया रिलेशनशिप्स को लेकर पार्टनरशिप ऑफ डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी एंड शेयर्ड डेस्टिनी, जो एक दूसरे के साथ वैल्यूज को भी साझा करते हैं और सक्सेस की तरफ एक तरफ बढ़ते हैं। और ये है भारत और अमेरिका के रिश्ते, और उससे भी ज्यादा ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती। जाहिर बात है, एक तरफ जहां पर भारत डेवलप्ड कंट्री बनने की तरफ है, तो दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका उसको साथ आगे ले जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में भारत की भूमिका पूरे देश में और मजबूत होती हुई नजर आएगी, और भारत और अमेरिका के रिश्ते भी और मजबूत पथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन।